आप सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, 11,000 पेड़ लगाए उन रास्तों में। It is not machine, हम्म, but man behind the machine wins the battle. अनिस मृत्युभोज एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है। सबसे चुनौतीपूर्ण आपके जीवन का कौन सा पल रहा? कितनी टेररिस्ट का कितना बड़ा होल्ड है हम्म, कि उसने पूरा शटडाउन करवा दिया। लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए कितनी एक अपने सब कुछ 363 लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी हम्म, कि क्वालिटी ऑफ एनी नेशन हम्म। डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। फिलहाल की स्थिति कुछ ऐसी है एनसीसी के कैडेटों की, जब से अग्निवीर योजना आया तब से वो थोड़ा कर्म तेरे अच्छे हम्म, तो किस्मत तेरी दासी, हम्म। नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ गॉड। सिटीजनशिप हम्म, कंसिस्ट इन द सर्विस ऑफ द नेशन। ये जिस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हम्म, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का अगला चैप्टर हम्म, आपके मौलिक कर्तव्यों को भी है। एक्सप्लेन करता है। राजस्थान की धरती पर एक ऐसे बालक पैदा होता है जिसे ये सोच होती है कि देश के लिए कुछ करना है। अपनी गांव के मिट्टी में खेले कूदे पले बढ़े और बाद में भारतीय सेना के वेपन्स और गाड़ियों को देख करके मन में ये ख्याल आया कि भारतीय सेना को ज्वाइन किया जाए। भारतीय सेना ज्वाइन करने के बाद क्या स्थिति रही, कब कब मन में विचार बदले, क्या क्या हुआ, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी से मैं जो कुछ भी इनके बारे में जानता हूँ और समझता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद अपने जीवन से हट करके अपने समाज के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए किस तरीके से और कितने उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं। जिस समय में लोग सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद ये सोचते हैं कि अब मेरे जीवन में आराम आ गया, मैं अपनी सर्विस से अपने सारे कार्यों को पूरा करने के बाद मैं अब अपने आराम की जीवन जीने के लिए इस जगह से रिटायर हुआ या इस नौकरी से रिटायर हो गई। लेकिन मैं भारतीय सेना के एक ऐसे अधिकारी के पास में बैठा हूँ जो अपने रिटायर होने के बाद आज लगभग इनको रिटायर हुए 1 साल 3-4 दिन हो गए। तो हम इसमें जानेंगे उनके इस रिटायर होने की जर्नी को। नमस्कार, मैं अनिश कुमार तिवारी और हमारे साथ बैठे हैं भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह चौधरी सर, जिनके बारे में हम इनके जुबानी ही सुनेंगे कि इनका जर्नी कैसा रहा, भारतीय सेना से लेकर के वर्तमान समय तक की स्थिति परिस्थिति क्या रही। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार महेश जी। सर, मैं बहुत कुछ आपके बारे में सुना हूँ। हम्म, हम सबसे पहले सर शुरू करना चाहेंगे आपके उस जर्नी के बारे में कि आप किस तरह से अपने बचपन के जीवन अपने गांव में व्यतीत किए, उस दौर में स्थिति क्या थी हमारे भारत की और वर्तमान परिदृश्य में वहाँ कैसे है और किस तरह ख्याल आया कि आपको भारतीय सेना में जाना चाहिए। अनिस, मैं राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट से बिलोंग करता हूँ और जोधपुर से वेस्ट में मेरा पैतृक गांव पड़ता है और इसको हमारी तहसील को शेरगढ़ तहसील कहते हैं और ये सूरमाओं की धरती है। शेरगढ़ तहसील के लिए कहा गया है कि पूरे भारत के अंदर में यदि किसी तहसील को अलग से निकाला जाए और उसके अंदर में भारतीय सेना के अंदर में कितने लोग सब्सक्राइब हुए अभी तक, तो पूरे देश के अंदर में ये तहसील प्रथम है। तो ये शेरपुर शेरगढ़ है, जिससे शेर निकलते हैं। यहाँ परमवीर चक्र भी पैदा हुए हैं, महावीर चक्र भी पैदा हुए हैं, वीर चक्र भी पैदा हुए हैं और अनेकों जो युद्ध के जो सेना मेडल्स हैं और तमगे हैं वीरता के, वो शेरगढ़ तहसील के पास में है। तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होती रहती है अक्सर भारतीय सेना की। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज हमारे पास में ही है। हम्म, तो बचपन से ही फौज को देखते आए हैं और उनकी वर्दी, उनका पहनावा, उनका डिसिप्लिन, उनका कद काठी, उनकी गाड़ियाँ देखते देखते शुरू से मन में आया कि फौज ज्वाइन की जाए। हमारा ज़माना था 80s का और उस ज़माने में मतलब ये सन 90 के पहले की बातें हैं, जब मैं छोटा सा था और 82 के अंदर मैं अपने गांव से जोधपुर में पढ़ने के लिए आया था। तो 80 से 90 से पहले, जब तक मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने थे और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था कंट्री का,
तो उस लिबरलाइजेशन से पहले लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती थी। तो हमारी भी इस प्रकार की जो भारत के हर गांव के अंदर में रहती थी वैसी स्थिति खराब थी। तो और फौज ज्वाइन करने का हमारे पास में ऑप्शन था। तो शहर में आके 2-3 क्लास और पढ़े और फिर सेना ज्वाइन कर ली। सर मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो ये पाया कि आप बतौर जवान ज्वाइन किए थे हम्म। भारतीय सेना। आप हम्म। वहाँ अधिकारी बने। तो हम्म। सर जब आप सेना में जवान थे तो उसके बाद आपको ये कब ख्याल आया कि आपको अधिकारी बनना चाहिए, आपको सेना का नेतृत्व करना चाहिए? जब मैं शुरू के अंदर में जब ज्वाइन की थी तो मैं 11th पढ़ करके जोधपुर में मैं हम्म। बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहा था जोधपुर विश्वविद्यालय से। हम्म। बीएससी फर्स्ट ईयर करते करते मैं 11th के बाद ही मैंने एयरफोर्स और आर्मी का दोनों का टेस्ट दे दिया था। हम्म। तो मेरा आर्मी एजुकेशन कोर में पहले सिलेक्शन हो गया। हम्म। तो मैंने कहा पहले सिलेक्शन हुआ है तो उसको ही पहले ज्वाइन कर ज्वाइन कर दिया लेते जाए। एयरफोर्स का तब तक कॉल लेटर नहीं आया था। आ, जब मैंने आर्मी एजुकेशन कोर ज्वाइन की तो मैं लो हमारे 296 एजुकेशन हवलदार एक साथ में सेलेक्ट हुए थे। उसमें आई थिंक 4-5 लोग ही हम ऐसे थे हैं। जो हायर सेकेंडरी पढ़ करके और आर्मी एजुकेशन कोर्स ज्वाइन किया हम्म। था। हम्म। 85 में हम्म। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद में फिर उसके बाद कोई हायर सेकेंडरी आर्मी एजुकेशन कोर्स ज्वाइन कर नहीं सकता था। हम्म। हमारा लास्ट बैच था जिसने हायर सेकेंडरी के साथ में ज्वाइन किया। हम्म। पर वहाँ जाके देखा तो सभी लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई एमफिल, कोई पीएचडी, हम्म। तो इतने हाईली एजुकेटेड लोग थे। तो हमने सोचा कि इन लोगों के बीच में हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, हम्म। हम अपने आप को कैसे स्टेब्लिश कर पाएंगे। तो तुरंत मन में आया कि एजुकेशन बढ़ाई जाए। हम्म। तो अपने दोस्तों से जोधपुर में बात वगैरह की और प्राइवेट फॉर्म भरने शुरू किए और साथ साथ में एजुकेशन का सिलसिला चलता रहा। हम्म। एजुकेशन जब करी शुरू तो एजुकेशन में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। हम्म। करते करते ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया, एमएड किया, 4 हम्म। सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया, हम्म। फिर एमफिल कर दिया, हम्म। फिर 5 सब्जेक्ट में पीजी डिप्लोमाज कर दिए, हम्म। फिर डॉक्टरेट कर दी। हम्म। जब कुछ और नहीं बचा तो लिखना शुरू कर दिया, हम्म। आर्टिकल्स हिंदी और इंग्लिश में लिखे। तो इस जर्नी के दौरान जब आपका नॉलेज बेस थोड़ा स्ट्रांग होता गया, हम्म। आपकी अवेयरनेस जब बढ़ गई, हम्म। तो आर्मी के अंदर में जो सर्विस एंट्री के लोग होते हैं उनको ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी होती है। आसपास के लोग अपॉर्चुनिटी ले रहे थे तो हम्म। हमने देखा कि हम भी इसके अंदर में ले सकते हैं। यस। तो हमने भी अप्लाई किया और पहले चांस में नहीं हुआ, दूसरे चांस में नहीं हुआ, पर तीसरे चांस के अंदर में हमारा सिलेक्शन हो गया और हम अधिकारी बन गए। मतलब आप 2 एसएसबी में डिस्क्वालीफाई हुए यस, बिल्कुल। और तीसरी एसएसबी में आपने रिकमेंड हुए। रिकमेंड। किस रेजिमेंट के लिए रिकमेंड हुए थे सर आप? मैं मद्रास रेजिमेंट के लिए, मद्रास रेजिमेंट। 19 मद्रास रेजिमेंट मेरा पैतृक यूनिट है, उसके हम्म। अंदर में कमीशन होके गया मैं। यस सर। हम्म। सबसे पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ थी सर? पहली पोस्टिंग एज ए कमीशन ऑफिसर यस। मेरी जम्मू कश्मीर के जो 10 ब्रिगेड सेक्टर है उसके अंदर में हुआ, हम्म। राजौरी से थोड़ा आगे। और एज ए एजुकेशन एनसीओ मेरी पहली पोस्टिंग 1 असम रेजिमेंट के अंदर में थी। वो जम्मू के बीड़ीबाड़ी सेक्टर में थी। हम्म। वहाँ आप पहली बार? हाँ, पहली बार वहाँ पे कोई गया। ऐसा अनुभव सर, आप जब भारतीय सेना में अधिकारी थे, पहली बार पोस्टिंग गए, कोई ऐसा खास समय, ऐसा पल जिसे आप आज भी याद करना चाहें, जब फर्स्ट टाइम गए? फर्स्ट टाइम में गए तो आप नेचुरली जब फौज के अंदर में यहाँ से एक सिविल से जब जाते हो तो फौज की डिसिप्लिन लाइफ होती हम्म। है। वो हम लोग जब कॉलेज में थे, बीएससी फर्स्ट ईयर करते करते गया। जी सर। और हमारा जो इंटरव्यू वगैरह है पचमढ़ी में हुआ, मध्य हम्म। प्रदेश में जो आर्मी एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर है। वहाँ उन दिनों में पचमढ़ी के पास में किसी प्रकार की ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं थी। हम्म। तो हमको ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर के अंदर में ट्रेनिंग के लिए भेजा भेजा गया। गया। जब वहाँ पे पहुंचे शाम के टाइम तो सबसे पहला, हमारी दाढ़ी रखी हुई थी, लंबे लंबे बाल थे। हम्म। तो जब हमको बार्बर की दुकान में भेजा कि ये सब ठीक करवा के आओ, हम्म। तो वो उस टाइम के अंदर में एक सिविल बच्चे के, वो अपने जो एक कॉलेज के एडल्ट के जो अपने बालों से दाढ़ी से जो वो होता है, हम्म। वो काफी स्ट्राइकिंग रहा कि एकदम वो हमारे लिए एक। कट करा दी। हाँ जी, करवा दी। सर मैं ऐसा सुना हूँ, मैं जानता हूँ कि जब आप
ट्रेनिंग पूरा करके हम्म। और जहाँ आप पोस्टेड है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ के जवानों द्वारा, वहाँ के अधिकारियों द्वारा आपका वेलकम किया जाता है। हम्म। आई थिंक बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको किडनैप कर लिया जाता है, डराया जाता है, हम्म। ऐसा होता है वेलकम। नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि कोई वेलकम ही इसको बोलते हैं ना, हम्म। फ्रेशर वेलकम या आई थिंक जो भी। हम्म। आपका वेलकम किस तरह से हुआ था सर? हमारा भी वेलकम, जब मैं फर्स्ट टाइम में पोस्टिंग फील्ड एरिया में गया था हम्म, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग करने के बाद, वो कारगिल का टाइम था। तो जनरली 99। हाँ, 99 के अंदर हम्म, में, 98 के अंदर में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की थी मैंने, हम्म, और 99 जुलाई के अंदर में हमारा कमीशन हो गया था, हम्म, 14 जुलाई को। हम्म, उस टाइम ये कारगिल वॉर चल रहा था। हम्म, तो हमारा जनरली ट्रेनिंग करने के बाद ऑफिसर्स जो अपने रेस्पेक्टिव रेजिमेंटल सेंटर्स में जाते हैं, हम्म, तो हमारा रेजिमेंटल सेंटर तमिलनाडु के अंदर में पड़ता है, वेलिंगटन में। हम्म, हमको वहाँ नहीं भेजा गया, हमको सीधा हमारी यूनिट भेज दिया जी। गया। तो वहाँ यूनिट में गए तो उसको रिसीव करने के लिए ऑफिसर्स जो हमारे पास में आते हैं, हम्म, वो अब एक डिफरेंट तरीका होता है उनका कि हम्म, वो अपने सरप्राइज वेलकम। रैंक वगैरह सब निकाल करके आपको टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर में किसी को जज करने की, देखने की, परखने की कितनी कैपेबिलिटी है। हाँ। और फिर आपको जो स्नैक्स वगैरह ऑफर करते हैं, हम्म, वो भी आप किस तरीके से लेते हो, आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई, आप कैसे ग्रूम हो, आप एकदम किसी प्रकार के शॉक के अंदर में आपको डालते हैं तो हम्म, आप रिएक्शन कैसे करते हो। तो वो एक यूनिट का एक तरीका होता है आदमी की पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए, और मैं समझता हूँ अच्छा होता है, और उसकी बहुत मेमोरेबल होता है वो। हाँ। आपको याद है आज? हाँ, मतलब अभी याद भी है। वो दिन अच्छे पलों में याद आते हैं या? बिल्कुल आते हैं, पर हमारे जो जिस टाइम जो हमारा इस प्रकार का वेलकम हुआ उसके अंदर में कुछ ऑपरेशनल चीज़ें हैं, हम्म, तो मैं इस इंटरव्यू के अंदर में वो डाइवर्स नहीं करना चाहूँगा। ओके सर, हम्म। कोई नहीं। हम्म। सर, आप एनसीसी में हम्म। बहुत समय तक पोस्टेड रहे। हम्म। आप बिहार भी गए, जम्मू कश्मीर भी गए, हम्म। तो एनसीसी की जर्नी आपकी कैसी रही? एनसीसी की जर्नी मेरी बहुत सुंदर रही, बहुत ही बढ़िया रही। हम्म, मेरी 3 पोस्टिंग एनसीसी में रही। पहली पोस्टिंग 2016 के अंदर में हम्म, मैं कश्मीर वैली में गया, हम्म, श्रीनगर के अंदर में, हम्म, 1 जेएंड के एनसीसी बटालियन। हम्म, जब मैं कश्मीर वैली में जिस दिन पहुंचा, हम्म, उससे कुछ दिन पहले ही बुरहान वानी नाम के टेररिस्ट थे, हम्म, और उनको आर्मी ने मार गिराया था। हम्म, वो एक प्रिंसिपल के बेटे थे, हम्म, और वो सोशल मीडिया के माध्यम से कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। हम्म, तो इसलिए पूरी कश्मीर वैली के अंदर में शट डाउन था। हम्म, और जब मैं एयरपोर्ट से, जो मैं बीड़ी बाड़ी जो कैंट है, हम्म, जो कश्मीर वैली के अंदर में हम्म, श्रीनगर में कैंट है, हम्म, वहाँ जब मैं पहुँचा, हम्म, तो आप समझ लो कि एक भी दुकान खुली नहीं मिली, हम्म, और पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। हम्म, और जो मेरे को ले जाने के लिए आई थी गाड़ियाँ, जो कॉन्वॉय के अंदर में जो प्रोटेक्शन आती है, हम्म, वो और हम लोग सिर्फ इतने ही थे। पूरे रास्ते के अंदर में एक इंसान को नहीं देखा हमने। तो वो देख करके बड़ा अजीब सा लगा हम्म, कि देखो कश्मीर के अंदर में कितनी टेररिस्ट का कितना बड़ा होल्ड है हम्म, कि उसने पूरा शट डाउन करवा दिया। बड़ा अजीब लग रहा था, और मन में कहीं न कहीं शंका थी कि यहाँ पे काम कैसे करेंगे। हम्म, जब वहाँ गए तो उस साल के अंदर में एनसीसी के बच्चों का जो एनरोलमेंट होता है हम्म, जुलाई के बाद में, हम्म, वो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। हम्म, बट हमें उन बच्चों को सही तरीके से गाइड करना था। हमारे 3,300 बच्चों को हमको उस साल के अंदर में एनरोलमेंट करना था यूनिट के अंदर में। पर नवंबर दिसंबर तक बच्चे इतने भयभीत थे स्कूल कॉलेजेस के, जो टेररिस्ट की कॉल की वजह से, कि कोई भी बच्चे एनरोलमेंट के लिए नहीं आए। हम्म, फिर हमने सिविल ड्रेसेस के अंदर में, हम्म, इंटीरियर एरियाज के अंदर में, जो एनसीसी के जो ऑफिसर्स होते हैं, एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर्स हम्म, होते हैं, उनके पास गए, उनसे मिले, गांव-गांव गए, स्कूल-स्कूल गए, सिविल ड्रेसेस के अंदर में गए, उनसे मुलाकात की, हम्म, बच्चों को समझाया, और उनको काउंसलिंग करने के बाद में हमारा उस साल का जो बहुत जो नॉर्मल सितंबर अक्टूबर तक एनरोलमेंट होना चाहिए था, हम्म, वो एनरोलमेंट हमारा जनवरी फरवरी तक कंप्लीट हो पाया। गवर्नमेंट ने स्पेशल सैंक्शन दी हम्म, कि इसको आप जनवरी फरवरी तक कर सकते हैं। हम्म, और मैं वहाँ के लोगों का, वहाँ के एन जो
एनसीसी ऑफिसर्स हैं, हम्म, उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनको ने अच्छा सपोर्ट किया हम्म, और हमने पूरा एनरोलमेंट कर दिया। और उस साल फिर वहाँ से मैं एनसीसी की जो डेलीगेशन होती है, जिसको हम्म, एनसीसी कंटिजेंट कहते हैं, हम्म, जो कश्मीर जो कंटिजेंट है, हम्म, वो मैं आरडी परेड के लिए, रिपब्लिक डे परेड के लिए अगले जनवरी के अंदर में मैं ही लेकर के दिल्ली गया था। जम्मू एंड कश्मीर हाँ, डायरेक्टरेट की, हाँ, जेएंडके डायरेक्टरेट की। जेएनके डायरेक्टरेट की। हम्म। ओके सर। बिहार का जर्नी आपका कैसा रहा सर एनसीसी का? बिहार का बहुत अच्छा रहा। उसके बाद सेकंड पोस्टिंग मेरी बिहार थी, थर्ड हम्म, पोस्टिंग मेरी जोधपुर थी, हम्म, जो मेरा होम टाउन है। और मैं समझता हूँ कि ये एनसीसी का जो टाइम होता है हम्म, मिलिट्री ऑफिसर के पास में, हम्म, वो एक गोल्डन टाइम होता है उसके पास में। उसका जो लंबा एक्सपीरियंस होता है नेशन बिल्डिंग का, राष्ट्र की सेवा का, वो इन जो एनसीसी के बच्चे होते हैं, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आधे सिपाही होते हैं। हम्म, उनको हम नेशन बिल्डिंग के लिए तैयार करते हैं, यूथ को। उनके अंदर में एक अच्छी राष्ट्रभक्ति, उनके हम्म, अंदर में एक अच्छे संस्कार, हम्म, उनके अंदर में एक आगे बढ़ने का अच्छा जज्बा, हम्म, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ में उनको किस तरीके से अपने जीवन को संवारना चाहिए, हम्म, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आर्मी अफसर के पास में कि उतने सारे यूथ को, उनके जीवन को वो टच कर सके। यूथ हमारा फ्यूचर है। हम्म, और यूथ जितना अच्छा होगा, कंट्री उतनी ही अच्छी अच्छी होगी। होगी। अंग्रेजी में एक कहावत है कि क्वालिटी ऑफ एनी नेशन हम्म, डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। और क्वालिटी ऑफ पीपल का मतलब है कि यूथ की जो क्वालिटी यदि इम्प्रूव करोगे, हम्म, तो सोसाइटी की, कंट्री की क्वालिटी अपने आप ही इम्प्रूव हो इम्प्रूव हो जाएगी। जाएगी और कंट्री अपने आप ही प्रोग्रेस करेगी। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम्म, मानव संसाधन सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी हम्म, सोसाइटी के लिए। हम्म, उसमें हम मिलिट्री के अंदर में कहते हैं हम्म, कि इट इज़ नॉट मशीन, हम्म, बट मैन बिहाइंड द मशीन विंस द बैटल। यानी कि मशीनों से युद्ध नहीं जीता जा जी सर। सकता। हम्म, जो मशीन के पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति जो मशीन को चलाता है, हम्म, उसके अंदर में जोश, जज्बा, जुनून, उसकी कला, उसकी स्किल हम्म, और उसकी बहादुरी, कि किस प्रकार उस वेपन को यूज करता है हम्म, एनिमी के अगेंस्ट के अंदर में, हम्म, उसके ऊपर में निर्भर करता है कि आप युद्ध जीत रहे हो या हार रहे हो। हाँ। तो इसका मतलब यह है कि मानव संसाधन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है किसी कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और आर्मी ऑफिसर के पास अपॉर्चुनिटी है कि ये जो यूथ होते हैं, हम्म, जो अपने बडिंग सिटीजन्स होते हैं, हम्म। उनके जो ह्यूमन रिसोर्स को बेटर करने का एक मौका है। हम्म, बिहार एनसीसी से पोस्टेड हुए हम्म, जोधपुर में, हम्म, तो आपको क्या ऐसा कोई चीज़ ऐसी लगी जो वहाँ के कैडेट और यहाँ के कैडेट में भिन्न थी कि? बिहार के बारे में जनरली जब कहीं पर भी अपन एक अपन नॉर्मल मजाक के अंदर में कह दो, या जहाँ पे बैठते हैं, तो एक लोग कहते रहते हैं हम्म, कि एक बिहारी सौ बीमारी। हम्म, बट मैंने बिहार में जाने के बाद पाया हम्म, कि पूरे भारत के लोग एक जैसे ही होते हैं। हम्म, मुझे बिहार के लोगों के अंदर में किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आई। हम्म, बिहार के अंदर में, वो गाँव के अंदर में पानी की कोई कमी नहीं है। हम्म, बिहार के जो गंगा नदी, वो एकदम सांप की तरह बिहार के अंदर हम्म, में घूमते फिरते बंगाल की खाड़ी के अंदर में गिरती है। हम्म, और वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है। हम्म, वहाँ के किसान बहुत मेहनती हैं। मैंने देखा कि वहाँ के गांव के जो बच्चे आते थे, बड़े ईमानदारी से हम्म, एनसीसी कैंप में ट्रेनिंग करते थे और बड़े मेहनती होते थे। हम्म, उस वहाँ की पॉपुलेशन हाई है क्योंकि वहाँ पे जो शुरू से रिसोर्सेज बहुत अच्छे रहे हैं, कमाई के साधन बहुत अच्छे रहे हैं, हम्म, अनाज की, खाने पीने की कोई कमियां नहीं रही है, हम्म, पशुधन खूब था। तो हम्म, वहाँ पे नेचुरली उस जगह पे जहाँ पानी की और जहाँ पे अच्छी व्यवस्था होती है, तो वहाँ तो लोग ज़्यादा बसेंगे, हम्म, तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। हम्म, तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है। कभी कभार एक आधी व्यक्ति की वजह से पूरा स्टेट भी बदनाम हो जाता है। हम्म, बट मैंने प्रैक्टिकली 3 साल वहाँ करके देखा है हम्म, कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे हम्म, और वहाँ के लोगों का हमें खूब अच्छा सपोर्ट मिला। हम्म, और बिहार के बच्चे मेरे खूब अभी भी टच में हैं। हम्म। और उसका प्रूफ ये है कि आप बिहार से चल करके मेरा इंटरव्यू लेने के लिए हाँ आए सर। हो, आप मेरे कैडेट रहे हो, तो आपको पता है कि हम वहाँ पे मिल करके हमने कैसे काम किया। हाँ जी सर।
और जोधपुर का जर्नी कैसा रहा एनसीसी का? जोधपुर का बहुत अच्छा रहा। ये मेरा होम स्टेट है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। हम्म, और यहाँ पे मैं जब भी आया तो मैंने देखा कि इस धरती का मैंने अन्न खाया है, हम्म, तो मुझे वापस इस धरती को कुछ देने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरी। हाँ सर। हर एक व्यक्ति को अपनी लास्ट पोस्टिंग जो अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में नहीं मिल पाती है। यस। हर जगह पे कैंटोनमेंट्स नहीं होते हैं, जी। हर जगह पे एनसीसी बटालियंस नहीं होती हैं। जी। पर मैं लकी हूँ कि मुझे जोधपुर के अंदर में सर्व करने का मौका मिला। हम्म, और जो भी मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज से, बेस्ट ऑफ एफर्ट से मैंने यहाँ के बच्चों को जो भी गाइड करने की कोशिश की, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से की। और यहाँ कैंप्स वगैरह हम बड़े अच्छी तरह से करते थे, और स्कूल्स कॉलेजेस में खूब जाता था, बच्चों के स्पेशल काउंसलिंग सेशंस लेता था, हम्म, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस लेता था। हम्म, इन एडिशन टू एनसीसी, जब भी मेरे को मौका मिलता था कहीं पे एनसीसी के कैंप से आते जाते टाइम रास्ते में कोई स्कूल कॉलेज पढ़ती थी, हम्म, वहाँ भी मैं एंटर हो जाया करता था। हम्म, वहाँ प्रिंसिपल महोदय से रिक्वेस्ट करके वहाँ के बच्चों को गाइड करके और उनको काउंसलिंग करके मोटिवेशन लेक्चर दे के आता था। और आज भी अभी मेरा ये एरिया है, हम्म, और अभी भी मेरे को जहाँ मौका मिलता है एनसीसी वाली एक्टिविटीज़ में अभी भी कंटिन्यू करता हूँ। जी सर। सर, फिलहाल की स्थिति कुछ ऐसी है एनसीसी के कैडेटों की हम्म। कि जितने इंटरेस्ट के साथ हम्म। वो पहले पार्टिसिपेट करते थे, कैंप में जाते थे या नेशनल कैंप्स करते थे, जितने भी नेशनल कैंप्स हैं हमारे, एनआईसी हो या आरडीसी हो, टीएससी हो, हम्म। फिलहाल की इंटरेस्ट उनका कुछ इस तरह का नहीं है। जब से अग्निवीर योजना आया तब से डेडिकेशन जो है वो कम हो गया है। तो आप एनसीसी कैडेटों को डेडिकेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनका डेडिकेशन लेवल जो है वो कम ना हो? देखो, एनसीसी का कोई मेन एम, हम्म, जो प्राइम एम जिसको कहते हैं, हम्म, वो एनसीसी ट्रेनिंग दे करके उनको फौज में भेजना नहीं है। हम्म, एनसीसी का मतलब है कि यूथ को ट्रेन करना है नेशन बिल्डिंग के लिए। हम्म, मैंने आपको पहले ही बताया हम्म, कि क्वालिटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल, यस। एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन। हम्म, तो ये जो एजुकेशन, जो एक्स्ट्रा एक्सपोजर बच्चों को दिया जा रहा है, ये उनके अंदर में एक तरह से लीडरशिप डेवलप करने के लिए दिया जाता है, हम्म, ताकि उनके अंदर में वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, हम्म, वो अपने आप को साबित बहुत आसानी से कर सके और वो लोगों को लीड कर सके। हम्म, उसके अंदर में कुछ इनिशिएटिव हो, वो लोगों को साथ में लेके चल सके, हम्म, लोगों की भावनाओं को समझ सके, हम्म, और सबको रिस्पेक्ट देते हुए। एनसी जो होती है उसके अंदर में जो सभी कास्ट और सभी क्रीड और सभी रिलीजन के लोग आते हैं, हम्म, तो जो बच्चा इस ग्रुप के अंदर में रहना सीख लेता है, हम्म, कैंप के अंदर में 10 दिन में एडजस्टमेट सीख लेता है, हम्म, तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो भी वहाँ पे ठीक से एडजस्ट हो जाएगा। हम्म, अब रही बात आप फौज के तरफ का कि भाई एनसीसी की जो टोटल, जो आज के दिन इंडिया की पॉपुलेशन है, वो हम्म, 15 लाख एनसीसी कैडेट होते हैं। यस सर। एवरी एवरी ईयर जो इनरोल्ड कैडेट होते हैं 15 लाख होते हैं। आर्मी की तो टोटल जो स्ट्रेंथ है, आर्मी एयरफोर्स नेवी को सब मिला करके वो तो 11 लाख ही है। हम्म, तो उसके अंदर में तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज होती नहीं हैं। तो हम्म, जब नहीं होती हैं तो इतने सारे बच्चों को आप फौज में कैसे भेज दोगे? हम्म, बट एम फौज में भेजना नहीं है। हम्म, एम है कि उनको अच्छे लीडर बनाओ, अच्छे हम्म, इंसान बनाओ, और जिसके अंदर में राष्ट्रभक्ति हो, हम्म, और जिसके अंदर में समाज और देश के लिए करने हम्म, का कुछ जज्बा हो। हम्म, उनकी एजुकेशन ऐसी हो कि वो एक स्वार्थी इंसान नहीं बने, हम्म, और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में वो सही मायने के अंदर में अच्छा सिटीजन बने। हम्म, ये एनसीसी का उद्देश्य होता है। तो जी मैं सर। कैडेट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे कैडेट बनो, एक अच्छे सिटीजन बनो, हम्म, और आपके अंदर में जो नेतृत्व की क्षमता डेवलप करो, हम्म, ताकि आप कहीं भी जाओगे तो आपको कोई इग्नोर नहीं करेगा, आपको हर जगह सम्मान मिलेगा, और आप अच्छे होंगे, आपके अंदर में स्किल अच्छी होगी, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, और आपके अंदर में मेहनत करने की क्षमता है, हम्म, आप कर्मयोगी हो, हम्म, तो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन दौड़ करके आपको लेना चाहेगा कि यस, ये तो हमको चाहिए। यस। हम्म। सर, एनसीसी और आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, हम्म। इन दोनों में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? एनसीसी की और
जो आर्मी की ट्रेनिंग तो रात दिन फर्क है। हम्म, आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग होती है, हम्म, दुश्मन के सामने बॉर्डर के ऊपर में लड़ाई लड़ने का ट्रेनिंग होता है। हम्म, पर एनसीसी के बच्चों का इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं होती है। हम्म, वो जो इनको फायरिंग भी हम जो सिखाते हैं हम्म, वो एक तरह से सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए होती है, हम्म, कि वो कहीं सिर्फ गांव के अंदर में डिप्लॉयड हो हम्म, या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंसेस के अंदर हम्म, में हो, तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर में वो कहीं न कहीं मदद कर सकें। मदद कर सके। या जो वॉर के टाइम पीछे से जो एक आर्मी को इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ से कह दो, या उनके बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस हो गए होते हम्म, हैं, वहाँ पे उनको मदद कर सके। तो वो आर्मी की ट्रेनिंग अलग होती है, यहाँ की ट्रेनिंग अलग होती है। हाँ, बट जो स्ट्रक्चर होता है, हम्म, उसकी यूनिफॉर्म पहनने का तरीका, उसको ड्रिल वगैरह, उसके अंदर में डिसिप्लिन डालना, हम्म, वो जो वैल्यूज एंड इथोज होती है हम्म, वो आर्मी की होती है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, हम्म, उनको आर्मी वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं। हम्म, और आर्मी वे ऑफ लाइफ वो होता है, डिसिप्लिन लाइफ होता है। हम्म, और डिसिप्लिन हमारे लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए बैकबोन होता है, इंडिविजुअल के लिए भी, हम्म, सोसाइटी के लिए भी, कंट्री के लिए भी। डिसिप्लिन बैकबोन है। यदि इंडिविजुअल का डिसिप्लिन ठीक नहीं है, हम्म, उसकी बैकबोन ठीक नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिमिलरली कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ हम्म, पाएगी, कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो एनसीसी के माध्यम से हम बच्चों को डिसिप्लिन ह्यूमन बीइंग कंट्री के लिए तैयार करना चाहते हैं। हम्म, यस हम्म, सर। आपकी जो करियर रही है हम्म, भारतीय सेना में, हम्म, उसमें सबसे, भारतीय सेना में और आपका सिविल लाइफ दोनों में से, हम्म। जो आपका स्टूडेंट लाइफ था, बचपन का जीवन था, उसके बाद आप भारतीय सेना में जवान अधिकारी बने, उनमें सबसे चुनौतीपूर्ण आपके जीवन का कौन सा पल रहा, जिस समय आपने उस पल से बहुत कुछ सीखा और वो पल आपका जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण हो? देखो, चुनौतीपूर्ण पल तो मेरे लाइफ का सबसे चुनौतीपूर्ण टाइम था, वो 9, 10, 11 था। हम्म, वो 90 के पहले का समय था। 82 के अंदर मैं जोधपुर में आया था। हम्म, उस टाइम ऑलरेडी गांव के अंदर में, आसपास के एरिया में 2-3 अकाल एक हम्म, साथ में पड़ चुके थे। उस टाइम आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं थी। हम्म, फिर भी आगे बढ़ना चाहते थे, हम पढ़ना चाहते थे, पढ़ाई में ठीक था, मैं आगुड़े अपने स्कूल का टॉपर था। हम्म, तो हम, हमारे पिताजी ने इधर उधर से पैसे मैनेज करके हमको जोधपुर में 9th में भर्ती तो करवा दिया। हम्म, परंतु 9th में एंड के अंदर में, दिसंबर के अंदर में, हम्म, नवंबर, हाँ नवंबर को, नवंबर लास्ट के अंदर में मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। हम्म, तो दादाजी की डेथ हो गई तो यहाँ की जो सामाजिक कुरीति है, हम्म, मृत्यु भोज, हम्म, वो करना पड़ गया। हम्म, नहीं करो तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम्म, उसकी वजह से पिताजी के ऊपर में 17,000 रुपये का कर्जा हो गया। हम्म, कर्जा हो गया तो पिताजी ने कहा कि भाई अब कैसे करेंगे, मैं तो बड़ा बेटा था, हम्म, हम लोग 4 भाई बहन थे, उसके अंदर में सबसे बड़ा मैं ही था, हम्म, तो बाकी छोटे थे। पिताजी ने कहा कि भाई कर्जा हो गया है तो अभी कैसे, उसको अभी खेती करते हैं, पैसा हम्म, उतारते हैं लोगों का, तुम वापस आ जा। मैंने कहा पिताजी को वापस आओगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे अपन, फिर कैसे नौकरी लगेगी, आप कैसे भी करके मुझे वो 11th 10th कराओ, 11th कराओ। हम्म, उस टाइम 12th नहीं होता था। हम्म, मैंने कहा 11th करा दो कैसे भी करके। तो हम्म, पिताजी ने अपना सोना गहना, माता जी ने अपना चांदी का गहना बेच बूझ करके मेरे को वो कराया। करवा दिया, 11th करवा दिया। हम्म, मुझे पता था कि आगे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हम्म, तो मैंने 11th के बाद में ये सब फॉर्म भरना, आर्मी के अंदर में, एयरफोर्स हम्म, में भरना शुरू कर दिया था। तो बीएससी फर्स्ट ईयर करते करते मैं हम्म, वो फौज के अंदर में आ गया था। तो ये बहुत चैलेंजिंग पीरियड था, जिसके हम्म, अंदर में कम से कम पैसों के अंदर में हमको ये एजुकेशन भी करनी थी। हम्म, और उस टाइम में मैं फैक्ट्री के अंदर में भी संडे संडे को जाया करता था। हम्म, उससे भी हमको 5 रुपए पर डे के हिसाब से फैक्ट्री में पैसे मिल जाते थे। उससे भी हमने सस्टेन किया। बट मैं समझता हूँ कि वो जो डिफिकल्ट टाइम था, हम्म, वो जो चैलेंजिंग टाइम था, हम्म, आदमी की लाइफ के अंदर में जो चैलेंजिंग टाइम होता है, हम्म, वो आदमी को बहुत कुछ सिखाता है। डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस, दीज आर द बेस्ट टीचर फॉर ए पर्सन। हम्म, उन डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस के माध्यम से आप जो सीखते हैं, हम्म, वो नॉर्मल आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहे तो आप नहीं सीख पाते हो। हम्म, उससे आदमी मजबूत बनता है, हम्म, आदमी के इरादे मजबूत बनते हैं, हम्म, आदमी, उसके अंदर में डिसीजन लेने की क्षमता हो जाती है, आदमी किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हम्म,
और एक्चुअल लाइफ के अंदर में यही चाहिए होता है। हुँ, जब हम फौज में गए तो ये चीज़ें हमारे बहुत काम आई। हुँ, हम शारीरिक रूप से भी मजबूत थे, हम मेंटली भी मजबूत थे, हुँ, और हम कम से कम रिसोर्सेज के अंदर में जीना सीख गए थे। हुँ, इसलिए वहाँ की ट्रेनिंग हमको कुछ लगी नहीं। अच्छा, हुँ, हमको कुछ ऐसे मतलब नहीं लगा कि बचपन का जीवन ऐसा रहा हाँ, तो कि ट्रेनिंग में कोई समस्या नहीं। हमें कुछ ऐसा हुँ, लगा नहीं कि ट्रेनिंग कुछ ऐसी है। मिलिट्री हुँ, ट्रेनिंग तो हमने हँसते-हँसते निकाल दी, क्योंकि वो हमने 5 किलोमीटर पैदल जाते थे। हुँ, कम से कम चीज़ों के अंदर में पढ़ने के हम लिए। रहना सीख लेते थे। तो ट्रेनिंग के अंदर में वही सिखाया जाता है कि आप हुँ, कम से कम चीज़ों के अंदर में बेयर मिनिमम के कैसे सर्वाइव हो सकते हो, हुँ, टफ कंडीशंस के अंदर में आप कैसे जी सकते हो, टफ कंडीशन में एनिमी के सामने आपको जीना है। तो यदि हुँ, युद्ध के अंदर में आपके पीछे 2-3 दिन भी रसद नहीं आए, खाना हुँ, पीना नहीं आए आपका, तो आप कैसे जिंदा रहोगे, ये सब चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। वो हम ऑलरेडी पहले से सीखे हुए थे, तो हुँ, हमको आर्मी के अंदर में किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं आई। और जीवन के अंदर में भी यदि आदमी डिफिकल्टीज एंड चैलेंज को शुरू से सीख लेता है, हुँ, तो अपन जीवन के अंदर में भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी स्मूथ नहीं चलती है। हुँ, ज़िंदगी के अंदर में अप्स एंड डाउन तो चलेंगे ही चलेंगे, कभी धूप है तो कभी छाँव है, अच्छा। तो इस प्रकार की चलती रहती है। तो वो चीज़ें आपके काम आती सर, भारतीय सेना जॉइन करने के बाद और आपकी पारिवारिक जो रिश्ता थे, तो अपने परिवार और भारतीय सेना के बीच में जो आपका जर्नी था, इन दोनों के बीच में आपने संतुलन कैसे रखा? परिवार और भारतीय सेना के बीच में संतुलन रखना उस दोनों जीवन के बीच में काफ़ी मुश्किल काम होता है। हुँ, वो एक तरह से एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, हुँ, बट उस मामले के अंदर में मैं काफ़ी लकी रहा। हुँ, लकी इन द सेंस कि हम लोग 2 भाई हैं। तो मैं जब सेना के अंदर में था, तो मैं तो इन्फेंट्री के अंदर में था। इन्फेंट्री हमेशा मोस्टली फील्ड एरिया के अंदर में रहती है, हुँ, बॉर्डर एरिया में रहती है, रिमोट एरिया में रहती है। तो मेरा छोटा भाई धर्माराम चौधरी, हुँ, वो पूरे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेता था। माता-पिता की सेवा करना, माता-पिता को लुक आफ्टर करना, हुँ, बहनें 2 हैं, उनकी भी आना-जाना करना, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से संभाल लेता था। हुँ, धर्मों की वाइफ़ जो हमारी बिटिया है, हुँ, वो मतलब बहुत ही एक बहुत अच्छी बच्ची, हम कहेंगे कि हमारी हुँ, किस्मत है कि हमारे परिवार के अंदर में एक बहुत अच्छी बहू आई, हुँ, जो उसने बहुत बैलेंस रख कर के परिवार को बहुत अच्छी तरह से चलाया। हुँ, दूसरी तरफ में मेरी वाइफ़ है, हुँ, जो भी मैं फील्ड के अंदर में जहाँ भी रहता था, तो बच्चे साथ में जाके नहीं रह सकते थे। हुँ, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए वाइफ़ ने कमर कस रखी थी, और हुँ, जो भी किसी शहर के अंदर में रहना होता था, अकेली रह कर के बच्चों के एजुकेशन के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आई। हुँ, हमारी जब भी कश्मीर में पोस्टिंग रही है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में रही है, हुँ, तो वाइफ अकेली बच्चों के साथ दिल्ली में रह कर के बच्चों का एजुकेशन वहाँ से करवाई है। हुँ, तो मैं एक किस्मत वाला व्यक्ति हूँ, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को ये सपोर्ट जो सिस्टम है मेरा हुँ, बहुत स्ट्रांग था, और इस वजह से बैलेंस रखने के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। नहीं, हुँ, ऐसा मुझे जानकारी है कि हाँ, मैम गाँव की रहने वाली हैं हुँ, और जब आप अधिकारी बने, आपकी पोस्टिंग दूर थी, हुँ, 1500 किलोमीटर दूर हुँ, और मैम के साथ 4 बच्चे रहते थे, हुँ, 2 आपके भाई के हुँ, और 2 आपके। हुँ, तो मैम के सामने कोई समस्या है और मैम किससे बोलें या इस तरह की जब उनके पास समस्या है, तो मैम मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैम कार चलाना खुद सीख ली थी। हुँ, अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो, कभी बच्चे बीमार पड़े, कभी स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, तो मैं किससे बोलूँगी या नहीं बोलूँगी। बेसिकली वो गाँव की रहने वाली थीं, हुँ, तो उन्होंने खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हुँ। बनी। तो उनको ये सीख आपने दी या फिर वो ये जो परिस्थितियाँ होती हैं, हुँ, वो आपको सब कुछ सिखा देती हैं। जब मैं अरुणाचल में पोस्टेड था, तो बच्चे एक बार बीमार पड़ गए। हुँ, तो उस टाइम वाइफ और बच्चे दिल्ली में रहते थे। हुँ, तो रात को 2 बजे बच्चे के सिर दर्द वगैरह, बुखार बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा हो गया, तो हुँ, बच्चे रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो बच्चों को रात को 2 बजे किसको उठाए? हुँ, तो बड़ी परेशानी हुई। रात का पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए, फिर हुँ, लोगों को उठाया, फिर उनको लेकर के और फिर हॉस्पिटल में लेके उनकी कार से गए। हुँ,
वो वाइफ को बहुत बुरा लगा हम्म। कि यार रात को 2 बजे अपन अपने काम के लिए क्यों इतना लोगों को डिस्टर्ब करें। हम्म। तो मेरी नेक्स्ट छुट्टी में मैं आया तो बोला मेरे को कार सिखाओ, हम्म। और फिर उन्होंने कार सीखी, और उसके बाद में कभी भी उन्होंने किसी प्रकार का, रात को हुआ दिन को कहीं भी जरूरत पड़ गई तो बच्चों को लेकर के वो इंडिपेंडेंटली चली जाती थी। चली जाती थी। तो कार सीखने से एक एडिशनल स्किल आ जाती है हम्म। और आदमी इंडिपेंडेंट बन जाता है। फिर कहीं पर भी मार्केटिंग करनी हो, या बच्चों को कहीं घुमाने फिराने ले जाना हो, या बच्चों को कहीं बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग हो, हम्म। तो बहुत आसान हो जाता है। तो जो डिफ़िकल्टी चैलेंजेस आती है तो आदमी को बहुत कुछ सिखाती है। मैं कह रहा ना आपको हम्म। कि नॉर्मल वे पर के अंदर में आदमी कुछ नहीं कुछ नहीं सीखता है। सीखता है। वो जो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जननी है। आवश्यकता पड़ती है तो आदमी कुछ न कुछ हाथ पांव मारता है और कुछ अच्छा कर लेता सर, आप जब राजस्थान से बाहर पोस्टेड थे, है। हम्म। तो राजस्थान की कौन सी चीज़ आपको बहुत याद आती थी कि ये चीज़ें यहाँ नहीं है, जो राजस्थान में आपको मिलती थी हमेशा, जिसे आप जानते थे, समझते थे, और जब आप राजस्थान से बाहर गए तो उस चीज़ को आप बहुत मिस किए, और कौन सा चीज़ था सर? देखो, राजस्थान 3 चीज़ों के लिए पहचाना जाता है। हम्म। यहाँ की शूरवीरता, हम्म। महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर, हम्म। महाराजा सूरजमल जैसे शूरवीर हम्म। ऐसे हुए हैं। तो यहाँ की शूरवीरता, हम्म। यहाँ की मीठी बोली, हम्म। और यहाँ की मेहमानबाजी, हम्म। ये 3 चीज़ें बहुत ही वो है। तो शूरवीरता तो हमने यहाँ इस धरती के कण कण के अंदर में है, तो वो हमको सेना के अंदर में काम आई कि कभी भी हम किसी ऑपरेशन के अंदर में या किसी परिस्थिति के अंदर में कभी पीछे नहीं हटे और ना डरे, हम्म। वो काम आई। मीठी बोली जो यहाँ से हमने परिवार से या समाज से, यहाँ के हम्म। यहाँ के जो एनवायरनमेंट से सीखी, हम्म। वो हमारे इतनी काम आई कि हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में लोग दोस्त बन गए, हम्म। और एक अच्छा सर्कल बन गया। अच्छे से अच्छे लोगों से संपर्क में आ गए, हम्म। लोगों के साथ बैठ के बातचीत करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ यार, ये लोग बहुत, राजस्थानी लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़ी मीठी बात करते हैं, दूसरे को सम्मान अच्छा देते हैं। हम्म। मेहमानबाजी, कोई भी घर में आए तो उसको सम्मान दो, अतिथि देवो भव, हम्म। वो हमने यहीं से सीखा है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आई, और उससे मैं समझता हूँ कि इन 3 चीज़ों से हमारा जीवन हम्म। संवर गया, और उससे हमारी लाइफ अच्छी हुई। अच्छी हो। हम्म। जब आप सेवानिवृत्त हुए, तो जब कोई भी अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति जब 60 वर्षों तक अपने जीवन का योगदान देने के बाद, सेवा देने के बाद, वो सोचता है कि अब मुझे इस सेवा से निवृत्त हुए, अब मैं अपना आराम का जीवन जीऊँगा। लेकिन ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति आपने देखी, या ऐसी क्या सोच समझ आपकी विकसित हुई, जिससे आपने अपने रिटायर होने के बाद एक कठिन रास्ता चुना? यानी आप सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, 11,000 पेड़ लगाए उन रास्तों में। तो क्या कहानी रही है सर इसकी, कि आपने आराम की ज़िंदगी छोड़ कर के आप ये इस तरह की योजना बनाई? अनीस, मैं मतलब वैसे पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूँ, और पढ़ाई में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, किताबें बहुत पढ़ता हूँ। हुँ। तो वो देख सकता है कि मेरे पास में 1,000 से ज़्यादा किताबों का कलेक्शन है, हाँ जी सर। और हर महीने मेरे पास 2-3 हज़ार की किताबें आती रहती है। हुँ। और ये ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये आज का इशू नहीं है, काफ़ी लंबे समय से इसके बारे में बातचीत हुँ। चलती आ रही है। तो ये सब्जेक्ट मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब टच करता था कि हुँ। यार, ये जो वैज्ञानिक कहते हैं हुँ। कि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ेगी तो पूरी धरती के ऊपर में प्रलय आ सकता है, हुँ। तो हमारे सबके लिए चिंता का विषय था। और पढ़ने लिखने आदमी जो थोड़ा क्रिटिकल सोच रखता है, हुँ। जिसके अंदर में थोड़ी संवेदनाएं जागृत हो जाती है, हुँ। उसको लगता है कि हाँ यार, ये तो है, तो स्थिति बहुत खराब है, इसको समाधान के लिए हमें कुछ करना चाहिए, हुँ। हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ। पढ़े लिखे लोग भी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे तो और कौन कौन समझेगा। समझे? तो ये पढ़ते पढ़ते मेरे मन में था कि कुछ पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए। हुँ। फिर हम मेरी 2009 के अंदर में बोडोलैंड प्रॉब्लम की वजह से हमारी यूनिट वहाँ पे असम में डिप्लॉयड थी, तीन हुँ। चार डिस्ट्रिक्ट में हमारे फैले हुई थी यूनिट। हुँ। उस टाइम हम एक्सरसाइज के लिए अरुणाचल प्रदेश गए, तवांग। हुँ। तो तवांग के अपर रीचेस के अंदर में वहाँ पे जो वहाँ के जो ओरिजिनल लोग रहते हैं, हुँ। वो ट्रेनिंग में जब जाते थे तो हम
ऊपर चोटियों में जाते थे तो वहाँ लोगों से भी बातचीत होती रहती थी, हम्म, लोकल लोगों का सपोर्ट भी मिलता है वहाँ पे। हम्म, वहाँ के लोग ऐसे बातचीत करते थे, बड़े चिंतित रहते थे कि अभी हम पहले ऊपर रहते थे, अभी हम नीचे 3 किलोमीटर नीचे आ गए हैं, अभी 4 किलोमीटर नीचे आ गए हैं, और हमारा दादा लोग बहुत ऊपर रहता था, अभी हम्म, हमको करते करते पिछले 50-60 साल में हम लोग 10 किलोमीटर नीचे तक हमको शिफ्ट होना पड़ा। हम्म, हमने पूछा क्यों? तो कहते हैं कि ऊपर पहले बर्फ खूब होता था, पानी हमारे जो वो लोग याक रखते हैं, हम्म, तो याक को पानी मिल जाता था। हम्म, अभी पानी है ही नहीं ऊपर में, हम्म, सब बर्फ पिघल करके नीचे आ रहा है, ऊपर चोटियां नंगी हो रही है। हम्म, तो जहाँ पानी होगा तो वहाँ याक रखना पड़ेगा, तो हम्म, यदि राख रखते हैं तो उनको पानी के लिए पानी पिलाएंगे कहाँ से? हम्म, अपनी जैसे भीड़ होती है 100-100 200-200, हम्म, ऐसे वहाँ के लोगों के पास में याक, याक होते हैं। तो हमने प्रैक्टिकली देखा कि वाकई ही जो हम्म, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा बर्फ पिघल करके हम्म, और नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाएगा। हम्म, पिछले 40-50 साल के अंदर में धरती का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ गया है। हम्म, नॉर्मल टेम्परेचर गर्मियों में 45 डिग्री हुआ करता था, आजकल 50-52 डिग्री हो गया है। हम्म, और रिपोर्ट्स ये कहती है, यूएन की जो क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट ये कहती है कि इसको हमने स्थिति को नहीं बदला हम्म, और इसको ऐसे ही होने दिया, हम्म, तो अगले 50-60 साल के अंदर में टेम्परेचर 56 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा गर्मियों में। हम्म, जब 56 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा हम्म, तो पूरा बर्फ बहुत तेजी से पिघलना शुरू हो जाएंगे, पूरे हम्म, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और वो पानी समुद्रों में आ जाएगा। हम्म, समुद्रों का लेवल ऊपर उठ जाएगा। हम्म, समुद्र के जो हजारों लाखों टापू हैं जिसमें करोड़ों के हिसाब से पॉपुलेशन है, हम्म, वो लोग वहां से उठ करके दौड़ करके अपने बचाव के लिए मेनलैंड पे आ जाएंगे। हम्म, धरती के ऊपर में ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमने इतने सारे कंक्रीट जंगल खड़े कर दिए हैं, हम्म, इतनी सारी पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने के लिए घर चाहिएंगे, स्कूलें चाहिएंगे, कॉलेजेस चाहिएंगे, डेवलपमेंट की और चीज़ें भी चाहिएगी। हम्म, तो और पेड़ पौधे कटेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ हम्म, जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा फिर कम होगी। हम्म, तो ऐसी स्थिति को वैज्ञानिक कहते हैं द कंडीशन विल बी इरिवर्सिबल। हम्म, यदि ये 56 डिग्री टेम्परेचर हम्म, पहुंचने दिया हमने, हम्म, तो कंडीशन इरिवर्सिबल हो जाएगी, उसका कोई समाधान नहीं होगा हम्म, और धरती के ऊपर में प्रलय आ जाएगा। तो इस सोच को करते करते फिर हमने, जब असम में भी थे तो वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके पौधे लगाए थे। हम्म, वहाँ पे 21 जाट रेजिमेंट थी, हम्म, वहाँ उन्होंने कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 4 लाख पौधे 1 घंटे में लगा करके, हम्म, और चार इतने, लाख पौधे 1 घंटे में? हाँ 1 घंटे में लगा करके, हम्म, और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो हम्म, है, क्योंकि उन्होंने पहले खड्डे वड्डे खोद करके हम्म, बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारी पलटनों लोगों, का सहयोग लेकर के हम्म, इतने सारे लोगों को एक साथ करके हम्म, 1 घंटे के अंदर में 4 लाख पौधे लगा दी। लगा दिए थे। तो उससे हमको इंस्पिरेशन मिली और हमने भी वहाँ जहाँ जहाँ रहे वहाँ लोगों के साथ मिलकर के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के पौधे लगाए। हम्म, एनसीसी में भी जहाँ गया हूँ पौधे हम्म, लगाए। इसलिए मेरे मन में था कि रिटायरमेंट मेरा जो है हम्म, ऐसा एक यूनिक होना चाहिए हम्म, जो कि लोगों को कुछ संदेश दे। हम्म, नहीं तो रिटायर होते हैं, 40-50 गाड़ियां इकट्ठी होती है हम्म, और वो लेकर के गांव में पहुंच जाते हो आप, गांव में धूल उड़ती है, हम्म, फिर आप बैंड बाजे लेके जाते हो, साउंड पोल्यूशन होता है हम्म, लोगों का, फिर आप अननेसेसरी वो खाना वाना हम्म, ड्रामा करते हो। तो ये मैंने कहा ये नहीं करके कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव किया जाए जिससे हम्म, सोसाइटी और कंट्री को इसका बेनिफिट हो। हम्म, इसलिए हमने कहा है कि एक अच्छी मेरी ज़िंदगी रही है सर्विस की, 39 ईयर्स सर्विस करके रिटायर हो रहा था, परिवार अच्छी तरह से सेटल हो गया, बच्चे पढ़ गए, सर्विस लग गए, तो मैंने कहा सोसाइटी और कंट्री को वापस देने के लिए क्या किया जाए। तो हम्म, ये मेरे को बहुत अच्छा तरीका लगा हम्म, कि 11,000 पौधे लगा करके मैं रिटायर होऊंगा, इसलिए मैंने यात्रा की। यस सर। हम्म, सर, हमने देखा था आपकी एक लेख छपी थी, मृत्यु भोज, मुफ्त के माल पर मौज। हम्म, तो सर, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? ऐसा क्या ख्याल है कि आपने इस चीज़ों को लिखा कि मृत्यु भोज नहीं होनी चाहिए? बेसिकली स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि सामाजिक समाज के लोग कुछ उल्टा सीधा ना बोले, जिसके वजह से जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो भी मृत्यु भोज करते हैं कर्ज लेकर के। एक, अनिस, मृत्यु भोज एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है। हाँ, मैं आपको पहले बता चुका था कि मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, तो मैं 9th पढ़ रहा था। तो परिवार के ऊपर में इतना कर्जा हो गया था 17,000 का कि उस जमाने में
हम्म 82 के अंदर में 17,000 का कर्जा बहुत बड़ा कर्जा होता था, आज वो शायद 17 लाख के कर्जे के बराबर का होगा। हम्म तो एक पढ़ाई छूटते छूटते मेरी हम्म रह गई, तो मतलब छूट ही गई एकदम कि यदि वो मृत्यु भोज नहीं होता तो मैं बीएससी वहाँ जोधपुर में रह करके आराम से कर सकता था। हम्म और बीएससी वहाँ कर लेता तो उसी टाइम में मैं अपना कुछ बड़ा सपना जो मेरे दिल के अंदर में था पूरा कर सकता था। हम्म पर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो मेरे हम्म को ये सब ज्वाइन करना पड़ गया फौज के अंदर में कि अभी उसकी दूसरे कोई सहारा नहीं है। हम्म तो ये ऐसी मेरे साथ में नहीं, हम्म ऐसे हजारों लाखों बच्चों के साथ में होता है। हम्म वो सामाजिक दबाव के अंदर में लोग मृत्यु भोज करते हैं हम्म और कि लोग क्या कहेंगे हम्म उसके डर से मृत्यु भोज करते हैं। हम्म और एक ऐसी एक रूढ़िवादी परंपरा बना दी है हम्म जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई उसका लॉजिकल कोई ऐसी रीजनिंग बनती नहीं हम्म है कि ये क्यों किया जाए। हम्म हमारे शास्त्रों के अंदर में लिखा है कि मृत्यु भोज करना पाप है। हम्म गरुड़ पुराण कहता है कि मौत होने के 12 दिन तक उस घर के अंदर में चूल्हा भी नहीं जलना चाहिए। हम्म 13वें दिन जो आसपास के लोग रिश्तेदार सब मिल करके हम्म अपने अपने घर से राशन ला करके हम्म उसमें घर में इकट्ठा करके उसके चूल्हे के ऊपर में जलाते हैं, हम्म उसका वापस चूल्हा प्रज्वलित करते हैं। हम्म ऐसा वो 13वें दिन की रस्म इसलिए होती है, हम्म पुराण हमारे पुराण ये कहते हैं। हम तो मौत होने के तुरंत बाद के अंदर में दाह संस्कार के वापस आकर के मिठाइयाँ बना करके खाना शुरू कर देते हैं। हम्म तो एक कुप्रथा है, एक रूढ़िवादी परंपरा है, हम्म उसको खत्म कर देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारा विवेक कहाँ जाता है हम्म कि हम मौत के ऊपर में जब रोना धोना सब कुछ चिल्लाना चलता रहता है, हम्म दुख के अंदर में वो परिवार एकदम शोक में डूबा हुआ है, हम्म वहीं उस घर में बैठ कर के मीठा हमको गले कैसे उतर जाता है। हम्म क्या हम विवेक शून्य हो गए हैं? क्या हमारा या तो विवेक जागृत नहीं हुआ है या हमारा विवेक मर गया है? हम्म वहीं बैठ के मिठाई हम खा कैसे सकते हैं? रोना धोना, आपका बच्चा फेल हो जाए हम्म तो घर के अंदर में दुख का टाइम होता है, हम्म सब मुंह लटका करके नीचे करके बैठते हैं। क्या उस टाइम कोई हलवा बना के खाता है क्या? हम्म नहीं होता। यानी कि दुख तो दुख ही होता है। यस दुख को दुख की तरह ही, शोक को शोक की तरह ही मनाना चाहिए। हम्म पर पता नहीं समाज क्या सोचता है। मैंने तो इसका घोर विरोध किया है और हम्म हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो हमने बिल्कुल मृत्यु भोज नहीं बंद कर किया है, दिया बिल्कुल बंद किया है। हम्म उसकी जगह पे हमने 36 कौम जो हमारे यहाँ कहते हैं कि सभी कम्युनिटीज को हम्म 51,000 रुपीज ईच कम्युनिटी के हिसाब से उनके एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए दे दिया। हम्म जहाँ उनकी कमेटियाँ वगैरह बनी हुई थी, हम्म जहाँ पे उनके एजुकेशन के काम चल रहे हैं, सारे कम्युनिटी सारी कम्युनिटी, मतलब हिंदू मुस्लिम हाँ सिख सबको, ईसाई इन हिंदू सब मुस्लिम सब जितने भी यहाँ पे, क्रिश्चियन तो हमारे यहाँ होते नहीं है, हम्म मुस्लिम है तो हम्म मुस्लिमों की संस्था को भी दिया हमने। और दूसरी जो हमारी जो इंटरनल हिंदू कम्युनिटीज होती है जिसमें जाट, राजपूत, बिश्नोई, हम्म राजपुरोही, चारण, मेघवाल, भील, हम्म जितने भी जो कम्युनिटीज होती हैं, हम्म आदिवासी, सब कम्युनिटीज के अंदर में हमने 51-51 हज़ार रुपये एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए दे दिए। हम्म तो हमने कहा है कि भाई एजुकेशन होगी, बेटर होगी तो कंट्री को फायदा होगा, वो ह्यूमन रिसोर्स बेटर होगा कंट्री का, तभी कंट्री को एक अच्छे काम करने वाले लोग मिलेंगे, तभी हम्म कंट्री की इकोनॉमी बेटर होगी। हम्म इस मृत्यु भोज के अंदर में आप 24 घंटे के अंदर में आप 8-10 लाख रुपए खर्च कर देते हो, 12 दिन तक मिठाइयाँ चलाते हो, कहीं कहीं पर तो 20-20, 30-30 लाख रुपए खर्च करते हैं, कहीं कहीं पे हमारे राजस्थान के अंदर में तो 70-70, 80-80 लाख रुपए खर्च कर देते हैं मृत्यु भोज के मृत्यु ऊपर भोज के ऊपर में। कितनी बड़ी मूर्खता है। हम्म तो मैंने कहा यह एक जो रिवाज है वो हम्म गरीब लोगों को गरीब रखने की चाल है। हम्म उससे गरीब का बच्चा जो है मर जाता है, दब जाता है, गरीब की जमीन बिक जाती है, गरीब हम्म के बच्चों के सपने जो है उनका गला घोट दिया जाता है। हम्म इस प्रकार के लोग गरीब गरीब रह जाते हैं, वो कभी ऊंचा नहीं आ पाते हैं। हम्म परिवार में 8-10 साल में कोई न कोई तो एक मौत हो ही जाती है। हम्म हर मौत के ऊपर में इतना ही खर्चा करना पड़ता है, तो उस गरीब के पास तो ऑलरेडी कमाई के कोई साधन तो है नहीं। हम्म थोड़ा बहुत उसने कोई मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया है, 8-10 साल के अंदर में वापस उसी प्रकार से स्वाह हो जाता है, हम्म या उसके ऊपर में लोन चढ़ जाता है, फिर अगले 10 साल तक, 5 साल तक वो लोन ही चुकाता रहता है हम्म मजदूरी करके। हम्म तो यदि इस प्रकार की रूढ़िवादी परंपरा नहीं हो हम्म और ये खर्चे नहीं करने पड़े तो हम्म गरीब अपना पैसे को बचा करके अपने बच्चों के एजुकेशन में लगा सकता है, हम्म और एजुकेशन में लगा करके और अपने बच्चे का जीवन को संवार सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बुरी
एक रूढ़िवादी हम्म, परंपरा है, उसको खत्म कर देना चाहिए। हम्म, सही है सर। हम्म, मैं ये जानना चाहता हूँ हम्म, कि जब आप रिटायर हुए, आपने जन जागृति हरियाली योजना शुरू की, हम्म, 300 किलोमीटर पैदल चले, हम्म, 11,000 से अधिक पौधे लगाए। हम्म, उसमें सर आपने स्थान चुना था खजड़ली गांव। हम्म, खजड़ली शहीद स्थल कहा जाता है। यस। और वहां से आपने अपना पैतृक गांव देवगढ़ हम्म, तक, जिनकी दूरी लगभग 300 किलोमीटर की है। हम्म, सर आपने ऐसी खजड़ली गांव की जो इतिहास रही है, वो क्या कहानी है जिसकी वजह से आपने कोई अन्य जगह न चुन करके खजड़ली गांव को, खजड़ली स्थल को चुन के? अनीश, मैं 31 जुलाई 2024 को रिटायर हुआ था। हम्म, और उसके बाद एक दिन हमने आपस में इसको ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगाया। हम्म, 2 अगस्त 2024 को हमने यात्रा शुरू की जोधपुर विश्वविद्यालय से। हम्म, तो पहला पौधा जोधपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के हाथ से लगवा करके हम खेजड़ली की तरफ चल दिए थे। हम्म, खेजड़ली जोधपुर से 20 किलोमीटर दूर गांव है। हम्म, वहाँ का इतिहास है कि राजा महाराजाओं के टाइम में हम्म, अ, राजा महाराजाओं को कुछ जागीरदारों को ये चाहिए था कि पेड़ काट करके लाने, ताकि चूने के भट्टे, चूना गर्म करके कुछ बनाना होगा, हम्म, जो महलों के आसपास में कुछ बनाना होगा, या कोई अस्तबल वगैरह, घोड़ों की अस्तबल वगैरह बनानी होगी। हम्म, तो वो खेजड़ली गांव में गए, हम्म, बैलगाड़ी वगैरह लेकर के, बहुत सारी बैलगाड़ियां ला करके जब गांव में खड़ी की, हम्म, तो वहां पे पशु वगैरह बैठे हुए थे, पेड़ काटना शुरू किया। तो वहाँ एक अमृता देवी बिश्नोई, हम्म, एक माता आई, उसने ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप ये पेड़ काट के ले जाओगे, हमारे पशु फिर कहाँ बैठेंगे, छाया खत्म हो जाएगी। हम्म, खेजड़ी का पेड़ राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, हम्म, जो बिना पानी अपने आप ही खेतों के अंदर में उग जाता है। हम्म, उससे छाया भी मिलती है, हम्म, उससे पशुओं को चारा भी मिलता है, हम्म, उससे जो है लोगों को ईंधन भी मिलता है। हम्म, नेचुरली वो की जो टहनियाँ वहनियाँ जमीन पे गिरती है, हम्म, तो उसका जो एक लूम कहते हैं यहाँ मारवाड़ी हम्म, के अंदर में, वो उसका चारा बनता है हम्म, पशुओं का। तो उसका चारा अलग हो जाता है, और उसकी टहनियाँ होती हैं, उसको जला करके खाना बनाने में भी काम आते हैं। हम्म, उसके ऊपर में एक सांगरी लगती है जो कि हम्म, बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। हम्म, उस जब सीजन होती है उस टाइम भी उसके वो बन जाता है, सब्जी बन जाती है। हम्म, उसको बॉईल करके ड्राई कर दिया जाता है, और बाद में ऑफ सीजन के अंदर में भी उसकी सब्जी सब्जी बनती है, और बनती है। बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। हम्म, तो एक तरह से बहुत बड़ा वरदान है इस पेड़ हम्म, का। वो पेड़ हमारे जीवन की एक एक मुख्य चीज है, जिसके आधार पे हमारा जीवन चलता है। तो हम्म, अमृता देवी जी ने जब ऑब्जेक्शन किया, तो उन्होंने कहा आप ऑब्जेक्शन करने वाले कौन होते हो, कौन हम्म, होते हो तुम, यहाँ पे राजा का ऑर्डर है हम्म, या फलाना फलाना जो भी। उस टाइम हम्म, तो जो सारे जो सामाजिक व्यवस्था जो थी, सरकार की व्यवस्था थी, उसके अंदर में आप बोल करके कुछ कह नहीं सकते थे, हम्म, प्रजातंत्र तो था नहीं। हम्म, तो उन्हें ऑब्जेक्शन किया, तो उसको कुल्हाड़ी से मार दिया उन्होंने। हम्म, मार दिया तो उनकी जो बेटियां देख रही थी, वो भी आई, और उन्होंने कहा, चिल्लाई विलाई, और उनको आपस में गुत्थम गुत्त हुआ, तो उन दोनों बेटियों को मार दिया। हम्म, उसके बाद गांव के आसपास के लोग आए, तो उन्होंने मार काट शुरू कर दिया। हम्म, ऐसे करते करते उस एक पेड़ को, खेजड़ी को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपने सिर कटवा दिए। वो वर्ल्ड के इतिहास के अंदर में, ग्लोबल हम्म, हिस्ट्री के अंदर में, एक पेड़ को, पेड़। मतलब एनवायरनमेंट के हम्म, लिए जो पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक पेड़ को बचाने के लिए दुनिया के अंदर में ऐसा कहीं एग्जाम्पल नहीं है। नहीं। इसलिए मैंने अपनी पर्यावरण यात्रा के अंदर में खिजड़ली को चूज किया, हम्म, कि वहां पहुंचेंगे तो उसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक उसकी स्टोरी के बारे में पता लगेगी। और स्टोरी का पता लगेगा तो लोगों को इस प्रकार से प्रेरणा मिलेगी कि देखो, आज से 300-400 साल पहले हम्म, लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए कितनी, एक अपने सब कुछ, 363 लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी, हम्म, और आज हम अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं। हमें कुछ तो उन लोगों से सीख लेनी चाहिए। हाँ, तो वो मतलब उन्होंने एक बढ़िया काम किया था। हम्म, और गुरु जम्बेश्वर का जो ग्रीन पेड़ को कभी नहीं काटने का संदेश है, हम्म, वो भी एक तरीके से लोगों तक पहुंचेगा। हम्म। इसलिए हमने खिजड़ी को चूज किया। मैंने देखा है सर, हम्म, आपके आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, हम्म, चीज़ें रिसर्च कर रही थी, तो हमने देखा एक चीज़ कि आप कृषि अनुसंधान केंद्र भी गए हुए थे हम्म, किसी चीज़ को जानने और समझने के लिए। हम्म, फिर आप रक्तदान शिविर भी लगाते हैं, या फिर आप लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किए। तो आप ये जो सामाजिक बदलाव के लिए जो कार्य कर रहे हैं, आपकी एक एनजीओ है नैंजी फाउंडेशन।
तो जो आप ये सामाजिक बदलाव के लिए जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, इसको आप किस उद्देश्य से और किस सामाजिक स्थिति की बदलाव कहाँ तक हो सके, ये किसके लिए आप कार्य कर रहे हैं? थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं गांव का आदमी हूँ, हुँ, गांव से आया हूँ। भारत के गांवों की स्थिति देख कर के मेरे को बड़ा दुख होता है हुँ, कि जितना डेवलपमेंट है वो सिटी सेंट्रिक है, हुँ, जबकि अभी तक 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है। हुँ, 30% पॉपुलेशन जो शहरों में रहती है, हुँ, उसको आप यदि डेवलप करोगे या हुँ, उनको हाईली एजुकेट करोगे, उनको टेक्निकली क्वालिफाइड करोगे हुँ, या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दोगे, हुँ, तो उन अकेलों के माध्यम से भारत महान नहीं बन सकता है। हुँ, भारत को महान बनाना है, हुँ, भारत को विश्व गुरु बनाना है, हुँ, भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन तक पहुंचानी है, हुँ, तो उस 70% पॉपुलेशन जो गांव में रहती है उसको विकसित करना पड़ेगा। हुँ, उनको डिजिटली अवेयर करना पड़ेगा। हुँ, गांव के अंदर में डिजिटेशन बढ़ाना पड़ेगा। हुँ, गांव के एनवायरनमेंट की तरफ ठीक करना पड़ेगा। गांव के हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बेटर हो कि गांव शहरों की तरफ माइग्रेट नहीं हो। हुँ, आज अच्छी सुविधाएं शहरों में होती हैं, लोग इसलिए गांवों से माइग्रेट होकर शहरों में पहुंच जाते हैं। हुँ, शहर कब तक सस्टेन कर पाएंगे? हुँ, शहर इतने सारी बड़े साइज के अंदर में हो गए तो उनको सस्टेन करना भी मुश्किल होगा। हुँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि गांव के अंदर में सुविधाएं विकसित हो, हुँ, गांव के अंदर में स्टेडियम डेवलप हो, हुँ, गांव के अंदर में पुस्तकालय डेवलपमेंट हो, हुँ, गांव के अंदर में स्पोर्ट्स क्लब डेवलपमेंट हो, हुँ, ताकि गांव के लोग वहीं अपने अपने एरिया के अंदर में रह करके अपने मानव संसाधन का विकास कर सकें। हुँ, डिजिटल एजुकेशन या डिजिटाइजेशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हुँ, वो यदि ठीक ढंग से गवर्नमेंट डेवलप कर दे, हुँ, तो मैं समझता हूँ कि आजकल घर में बैठ करके कोरोना के अंदर में हमने देखा है कि अपना जो ड्राइंग रूम है वो हुँ, क्लासरूम बन चुका था। हुँ, वहीं लैपटॉप में बैठ करके बच्चे पढ़ लेते थे, हुँ, उनको स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हुँ, तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के अंदर में बेटर हो, हुँ, तो गांव के बच्चे भी वर्क फ्रॉम होम कर देंगे, उनको कहीं दूर जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुँ, शहरों के ऊपर में भी इतना प्रेशर नहीं होगा। हुँ, गांव के अंदर में लिविंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है, हुँ, तो कम खर्चे के अंदर में लोग अपना वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पैसा भी कमाना शुरू कर देंगे हुँ, और गांव का विकास होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट के ऊपर में, हुँ, स्पोर्ट्स के ऊपर में, हुँ, एजुकेशन के ऊपर में, बेसिक एम्यूनिटीज़ के ऊपर में हुँ, गांव के अंदर में फोकस होना चाहिए। गांव के लोगों को भी अवेयर करने की कोशिश करता हूँ हुँ, और यूथ को इन्वॉल्व करता हूँ हुँ, कि उस वो लोग जो है समझे और अपने अपने एरिया के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से मिल करके गांव के विकास के लिए आवाज़ उठाएं। हुँ। सर, आप अपने नाम में एक मानव लगाते हैं, डॉक्टर बलदेव सिंह चौधरी, हम्म। पोस्ट में मानव। हम्म। ये ख्याल आपको कब आया कि और मानव आप किस उद्देश्य से लगाते हैं? मानव तो हम हैं ही सब। हुँ, हमारी बेसिक आइडेंटिटी, जब हम ईश्वर के घर से आते हैं यहाँ हुँ, पे, तो हम इंसान के रूप में ही पैदा होते हैं हुँ, और हमको ईश्वर के घर वापस जाते टाइम इंसान के रूप में ही वापस जाना चाहिए, हुँ, परंतु ऐसा होता नहीं है। यहाँ आने के बाद हम और कुछ बन जाते हैं। हुँ, हम यहाँ आने के बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जूज, पारसी, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। हुँ, यहाँ आने के बाद पता नहीं हम जाति धर्म के अंदर में कितने जगह पे हमारे डिवीजन हो जाते हैं हुँ, और हमारी जो इंसानियत होती है वो हुँ, अंदर से गायब हो जाती है। हुँ, हम अपने जाति और धर्म के प्रति इमोशनली ऐसे अटैच हो जाते हैं हुँ, कि हम दूसरे जाति और धर्म के लोगों के अगेंस्ट में हुँ, अन्याय करते हुए भी डरते नहीं हैं। हुँ, हम न्याय का अपनी जाति अपनी धर्म के लोगों के साथ में ऐसे अटैच हो जाते हैं कि हम न्याय का गला भी घोट देते हैं। जब इस प्रकार करते हैं तो आप इंसानियत का गला घोटते हो और हम सभी इंसान हैं। हमको दूसरे व्यक्ति के साथ में इंसान को इंसान की दृष्टि से देखना पहले होना चाहिए, हुँ, बाकी सब हमारी आइडेंटिटीज बाद में है। हुँ, ईश्वर के घर जो आए हैं हम, एक ही ईश्वर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, आप वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति के, आप 10 लोगों के, 20 लोगों के, 100 लोगों के सैंपल्स ब्लड के इकट्ठे कर लो हुँ, और उसकी चेक करवा दो,
हम्म, उसके अंदर में उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वर्ल्ड का सब लोगों का एक ही जैसा हम्म, होगा। उनके अंदर में आयरन जिप्सम वगैरह जो जो हम्म, एलिमेंट होते हैं, वो हीमोग्लोबिन वगैरह होता है, वो सबका सबका एक ही एक ही जैसा होगा। होगा। हम्म, किसी भी जाति किसी भी धर्म के व्यक्ति के खून किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के अंदर में जा सकता है, हम्म, क्योंकि सबका खून एक जैसा होता है। हम्म, तो इसका मतलब है ईश्वर ने तो हमको सबको एक जैसा करके भेजा है, हम्म, या हम डिफरेंट डिफरेंट बन जाते हैं। तो मैंने अपने साथ में मानव एक याद रखने के लिए किया है कि भाई अच्छा, मुझे मानव रहना है, मुझे इंसान रहना है। हम्म, मेरी जो बेसिक आइडेंटिटी इंसान के रूप में वो कहीं हम्म, मतलब खत्म नहीं होना खत्म नहीं चाहिए। होना चाहिए। हमारे जो शास्त्र भी कहते हैं हम्म, वसुधैव कुटुंबकम, हम्म, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। पूरा विश्व ही परिवार है तो पूरे विश्व के लोगों को आपको प्रेम करना जाना चाहिए, सम्मान करना जाना चाहिए, हम्म, उनके साथ में सद्भाव से तरीके से रहना आना चाहिए। हम्म, इसलिए मैंने मानव नाम लगाया अपने साथ में, और इसके जो आर्टिकल्स लिखता हूँ हम्म, हिंदी इंग्लिश में तो भी मानव के, बलदेव सिंह मानव के नाम से लिखता हम्म। हूँ। सर, जब आपकी फेसबुक आईडी स्क्रॉल कर रहे थे तो हमने पाया कि आप बहुत बड़े, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले हैं, जैसे जिसमें नाम है कलाम साहब अपने, आनंद सर सुपर 30, दलाई लामा, संत दलाई लामा, और एक किसी नोवेलिस्ट से आप मिले हैं। तो कैलाश सत्यार्थी। हाँ, कैलाश सत्यार्थी कैलाश से। सत्यार्थी वो नोबेल लॉरेट है हम्म, 2014 के। हम्म, मलाला यूसुफजई हम्म, और कैलाश सत्यार्थी हम्म, जी को दोनों को एक साथ के अंदर में हम्म, 2014 का नोबेल पुरस्कार मिला था। हम्म, और अन्ना हजारे के गांव भी गया हूँ मैं, अच्छा, रालेगांव सिद्धि। हाँ। हाँ तो तो उन ये, लोगों से हाँ मिलने का सर उद्देश्य, आपका आप, कलाम साहब से क्या बातें हुई थी? आप तो पूरी फैमिली के साथ उनसे मिले थे, हम्म, मैंने फोटो देखी। मैं कलाम साहब को एक बहुत ही मेरे अपने जीवन का सबसे बड़ा आदर्श मानता हूँ। हम्म, इसलिए मैंने जब एमएसडब्ल्यू की थी, हम्म, मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने बताया ना 4 सब्जेक्ट में पोस्ट हम्म, ग्रेजुएशन की थी, तो उसमें एक था मेरा सब्जेक्ट एमएसडब्ल्यू, मास्टर्स इन सोशल वर्क। सोशल वर्क। जब मास्टर्स इन सोशल वर्क किया तो हम्म, उसके अंदर में जो टॉपिक वगैरह पढ़ता था, तो हम्म, मुझे कलाम साहब के जो काम हैं हम्म, वो बहुत मेरे को पसंद आते थे। मैंने सोचा कि मैं कलाम साहब से कुछ गाइडेंस लूं, कलाम साहब से मिलूं, हम्म, उनसे जानूं कि आपने ये काम जो नेशन बिल्डिंग का शुरू किया, हम्म, समाज में आप हर जगह पे आप बड़े अच्छे से अच्छे काम करते हो, हम्म, मोटिवेशनल स्पीच देते हो, तो मुझे भी बताओ कि मैं और ज़िंदगी में कैसे कर सकता कैसे हूँ, कर क्या कर सकते? सकता हूँ, इस हम्म, जिज्ञासा जागृत हुई। तो मैंने उनको ईमेल किया। पहली ईमेल जब मैंने किया तो उस टाइम वो दुबई थे। हम्म, दूसरी ईमेल की तो फिर और कहीं पे किसी यूरोपियन कंट्री में थे। हम्म, थर्ड ईमेल मैंने जैसे ही किया हम्म, आज मॉर्निंग के अंदर में, तो वो- उसका जवाब एकदम दोपहर में आ गया हम्म, कि आज शाम को, उस टाइम वो राष्ट्रपति पद से पदच्युत हो गए थे हम्म, और 10 राजा जी मार्ग दिल्ली में रहते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति के रिटायर रिटायर होने के बाद। रिटायर होने के हम्म, बाद की बात है। हम्म, 10 राजा जी मार्ग में रहते थे वो। हम्म, 10 राजा जी मार्ग वहाँ पे है अपना, जहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर हम्म, और वो है ना, हम्म, उसके हम्म, उसके आसपास में, ये साउथ ब्लॉक के सामने। हम्म, तो हमने 2 बजे के आसपास मुझे मेल मिला कि आज शाम को, रात को 8 बज कर के 10 मिनट पे कलाम साहब ने मिलने का टाइम दिया है। हम्म, तो हम तो 8 बज कर के 5 मिनट ही वहाँ पहुँच गए। हम्म, बट कलाम साहब जो है उस टाइम एक बेंगलोर से आए हुए डेलीगेशन से मिल रहे थे, हम्म, बच्चे थे उसके अंदर में, हम्म, और उनका समय थोड़ा सा वो बच्चों की जिज्ञासाओं की वजह से उनको टाइम नहीं मिला। रात को 10 बजे हमारे से मिले। हम्म, 10 से लेके 10 से 10:45, 45 मिनट हमें पूरे परिवार के साथ मिले। उन्होंने अपने किताबों के ऊपर में ऑटोग्राफ वगैरह दिए, हमें किताबें भेंट की, हम्म, और हमारे सब बच्चों को अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर किया उन्होंने। हम्म, हमको कहा कि यस, मुझे याद है कि आपकी 2 ईमेल आई थी पहले, हम्म, मैं आउट ऑफ इंडिया था इसलिए आप हम्म, लोग से मुलाकात नहीं हो पाई, आप आए हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हमारे से हुई। हम्म, और उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ हमको जो बताई, हम्म, वो बताई कि एक अच्छे नागरिक का जो कर्तव्य होता है हम्म, वो करते रहो। मतलब हम्म, उन्होंने एक कर्म योगी की शिक्षा दी हम्म, कि अपने जो कर्म एक अच्छे नागरिक के भांति आपके जो बनते हैं हम्म, वो करते रहो। तो मैं उसी दिन से, या कह दो, मैं
पहले से ही छोटा मोटा कर रहा था, पर कलाम साहब से मिलने के बाद मुझे अपने कर्मों को ठीक करने की एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि आप कर्म अच्छे करते रहो। दूसरी तरफ में मेरे पिताजी भी हमेशा यही सीख देते थे कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। तो आपके कर्म अच्छे होने चाहिए और आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए, आपके काम सब ठीक ठाक होते रहेंगे। हाँ सर। हम्म, सर हमने देखा आप अपने बेटे और अपने भाई के हम्म, बेटे दोनों के साथ आप मंदिर गए हैं, मस्जिद गए हैं, गुरुद्वारा गए हैं, गिरजाघर गए हैं। फिर आप अपने किसी स्कूल के कर्मचारी से मिलवा रहे हैं, जिस स्कूल में आपने पौधे लगाए थे उन दोनों के साथ। हम्म, तो और आप हर जगह इन सारी जगहों पे घूमने के बाद आपने सबके पैर भी छुआए हैं अपने बच्चों से, हम्म। सबसे उनको अभिवादन करवाए हैं उनसे। तो ये सब जो चीज़ें थी, आप उन लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते थे कि आप मंदिर ले गए, मस्जिद ले गए, गिरजाघर, गुरुद्वारा, हर धर्म के लोगों से मिलवाए, हर धर्म गुरुओं से मिलवाए और मिलवाने के बाद एक कर्मचारी का भी रिस्पेक्ट होता है, जो कि एक देखने से ये लगा था कि वो प्यून होंगे उस स्कूल के विद्यालय के, आपके बच्चे उनके पैर छू रहे हैं। आप उनको क्या सिखाना चाहते थे? इन चीज़ों से बाकी भी बच्चों को क्या सीखना चाहिए? हमें सबके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए? देखो, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हुँ, ये पेरेंट्स होते हैं एक बच्चे के जीवन के अंदर में, हाँ सर। माता पिता का और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हुँ, बाकी सोसाइटी का भी होता है, हुँ, सबका एनवायरनमेंट का भी होता है, हुँ, बट पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हुँ, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को एक ऐसा इंसान बनाए, हुँ, वो सब धर्मों को सम्मान करे, हुँ, सब जातियों को सम्मान करे, हुँ, उसके मन के अंदर में किसी के प्रति ऊंच नीच की भावना नहीं आए। नहीं है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, हुँ, कोई बुरा नहीं है। हुँ, कबीरदास जी ने कहा था कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न बुरा मिलिया न को मिला कोई। कोय। तो वो कि आप कहीं भी बुरा ढूंढने के लिए जाते हो तो आपको कोई बुरा मिलेगा नहीं जब तक आप खुद बुरे नहीं नहीं, हो। हाँ। तो अपने दिल को टटोलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप जो चीजें आप देख रहे हो दुनिया के अंदर में, वो जैसी है वैसी नहीं दिखती है, हुँ, आप जैसे हो वैसी वैसी दिखती है। दिखती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तैसी। हाँ, तो मतलब आपको बच्चों को इस प्रकार से हुँ, एक संस्कारित करना है हुँ, कि जहाँ भी जाए हुँ, वो दूसरों को सम्मान करना सीखे, हुँ, दूसरे की भावनाओं को कदर करना सीखे, दूसरे हुँ, की जाति धर्म, उनका पहनावा, उनका खान पान, हुँ, उनकी ट्रेडिशंस, उनके हुँ, फेस्टिवल्स, उनको हुँ, सम्मान करना सीखे। हुँ, जब आप पहले सम्मान के रूप में बीज बोओगे, हुँ, तभी आपको सम्मान सम्मान के रूप में वापस उम, मिलेगा। मिलेगा। आप सम्मान तो किसी का करते नहीं हो हुँ, और आप चाहते हो कि आप सबको सम्मान करें, हुँ, तो प्रजातंत्र में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं है। गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। हुँ, आप जिसको रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, मिलेगा, आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं नहीं करेगा। मिलेगा। जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो, हुँ, आप कहते हो कि दुनिया के लोग खराब हैं, हुँ, परंतु आप खुद अंदर जा करके नहीं देखते हो कि आपने क्या किया। आप किसी का, आप तो राजा महाराजा की तरह आप अपना हुक्म चला करके आप एक तरफ अपने आप को बड़ा ऊंचा और बड़ा वो समझ करके काम करते हो और आप दूसरे को कीड़े मकोड़े की तरह व्यवहार करते हो, डील करते हो, तो फिर नेचुरली आपको कौन रिस्पेक्ट करेगा। आपको इक्वालिटी हुँ, सोचनी पड़ेगी। कोई ये जो शो कॉल्ड लोग कहते हैं निची जाति, मैं समझता हूँ कि कोई निची जाति नहीं होती है। आदमी का कर्म वो होता है, हुँ, वो काम कोई भी हो, किसी को हुँ, क्या फर्क पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे लिए साफ सफाई के जो सफाई कर्मचारी भाई लोग होते हैं, हुँ, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, मैं समझता हूँ कि मैं घर के अंदर में पूजा पाठ तो अगरबत्ती तो सुगंधित अगरबत्ती तो खुद भी कर लूंगा, हुँ, परंतु नाली को साफ करने में मेरे को मौत आती है। हुँ, हुँ, वो सफाई कर्मचारी यदि उसको रेस्पेक्ट नहीं दोगे हुँ, तो काम करने वाले लोग भी नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो आप घर के अंदर में आपके आसपास के अंदर में बदबू से कीड़े मकोड़ों से आप बीमारियां होकर के मर जाओगे। हुँ, तो हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट वो व्यक्ति है, हुँ, उसको सम्मान देना बहुत जरूरी है। हुँ, तभी जा करके आप सोसाइटी के अंदर में सबको इक्वल दृष्टि के देख पाओगे। हुँ, बट होता है
अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो हम जहाँ भी हमारी कोशिश होती है कि एज ए फादर, एज ए पेरेंट हम बच्चों को सही रास्ता दिखा पाएं, इसलिए मैं बच्चों को जहाँ भी मौका मिलता है, जब साथ चलने का मौका मिलता है, तो ऐसी जगह लेके चलो जिससे बच्चों को डिफरेंट एक्सपोजर हो हम्म और बच्चों को दूसरों के प्रति सम्मान की भावना डेवलप हो, मतलब प्रैक्टिकली उनको समझ सके समझ सके। कि हाँ ये धर्म है तो इसका बिल्कुल, एक्चुअल रूप क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ गॉड, यस, यस, देयर इज गॉड नो तो एक डाउट ही इन है। इट। हाँ। ईश्वर एक ही है, हाँ। कोई ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, हम्म, जो भी जिसका नाम कहो, वो नाम अलग अलग हो सकते होता हैं, है। परंतु इस सृष्टि को चलाने वाला तो एक ही है। हाँ। क्या कोई 10 थोड़ी है? नहीं, वही हवा हम भी ले रहे हैं, वही हाँ, हवा वो भी ले रहे हैं, हाँ, वही बिल्कुल, प्रकाश हमें भी मिल बिल्कुल। रही है, वही उनको मिल रही है। भाई उनका प्रकृति सूर्य से, वही है, हमारा भी सूर्य वही है, वही उनका वही चंदा वही है। बिल्कुल। हाँ। वो जो सूरज से रोशनी आती है, वो किसी के जाति धर्म या देश की बाउंड्री के ऊपर में थोड़ी वो करता है, वो तो हाँ। सबको इक्वल देता है। हवा इक्वल सबके साथ सबके चलती साथ है, चलता बरसात सबके लिए इक्वल होती है, है। नदियां सबके लिए इक्वल चलती है। तो ये प्रकृति जिसने ईश्वर ने बनाई है, प्रकृति किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव हम्म, नहीं करती है, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? हम्म, हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखना नहीं चाहिए। रखना चाहिए। सबको सम्मान दोगे तभी जाके आपको सबको सम्मान मिलेगा। आप अच्छा करो जिंदगी के अंदर में, हम्म, आप हमेशा, मैं तो 58 साल का हो गया हूँ, हम्म, मुझे तो अभी तक कोई बुरा नहीं मिला। हम्म, मेरे को तो सब लोगों ने सम्मान हम्म, दिया है, मैं सम्मान देता हूँ, इसलिए मेरे हम्म, को सम्मान मिलता है, मैं तो खुश रहता हूँ हमेशा। हम्म। हम्म, खुश रहने का कारण भी है सर आपके हम्म, कि मतलब मैं जो कुछ समझ पाया आपके बारे में, हम्म, आप खाली नहीं बैठते हैं कभी। हम्म। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि खाली दिमाग बहुत कुछ सोचता है, एम्प्टी कभी माइंड, उल्टा कभी सीधा। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। यस सर। हम्म, और आप वर्तमान में एक भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में रिटायर होने के बाद हम्म, आप फिर राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अंदर में आप एक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये जो कार्य करने की भूख है ना सर, वो हम्म, समाज को बदल सकता है। हम्म, हम बैठ करके किसी समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे। हम्म, तो अगर हम सभी युवा जो अपने ऐसा मान लेते हैं कि मैंने जो सोचा था वो कर नहीं पाया, हम्म, तो हमारी और हमारी जो यूथ है, इंडिया वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूथ कंट्री है, यूथ हम्म। नेशन। और युवा चाहे तो कुछ बहुत भी कुछ कर है, सकते कर हैं। सकता है। देखो, देश की आज़ादी का जो पहला भाषण था, हम्म, नेहरू जी ने दिया था, हम्म, वो रेडियो हम्म, भाषण था। हम्म, तो उन्होंने बाकी सब चीज़ें तो ठीक है वो कही, हम्म, बट उन्होंने दो तीन चीज़ें बड़ी स्ट्राइकिंग कही थी। हम्म, उन्होंने एक लाइन कही थी कि सिटीजनशिप हम्म, कंसिस्ट इन द सर्विस ऑफ द नेशन। हम्म, आपकी राष्ट्रीयता हम्म, आपकी देश की सेवा में निहित है। हम्म, यदि आप इस देश की सेवा कर सकते हो तो हम्म, आप इस देश के नागरिक कहलाने के हकदार हो। हम्म। यदि इस देश की सेवा नहीं कर सकते हो तो आप आप इस इस देश के देश के नागरिक नागरिक कहलाने हो। के हकदार नहीं हो। हम्म, आप करप्ट हो, आप दूसरों को परेशान करते हो, हम्म, आप गुंडागर्दी करते हो, आप दादागिरी करते हो, हम्म, आप लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करते हो और फिर कहते हैं हम भारत देश के नागरिक हैं। हम्म, आप देश की तो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं हम्म, और अपने आप को देश का नागरिक कहलाने के गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। हम्म, बहुत बुरी बात है, ये गलत चीज है। देश की सेवा करना सीखना चाहिए। अमेरिका के अंदर में एक प्रेसिडेंट हुए हैं, जॉन एफ कैनेडी। हम्म। जॉन एफ कैनेडी से पहले की अमेरिका और जॉन एफ कैनेडी के बाद की बात की। अमेरिका के अंदर में रात दिन का फर्क था। हम्म, जॉन एफ कैनेडी से पहले की अमेरिका आज जो भारत में जैसा है वैसे ही चल रहा है। हम्म, हर एक आदमी मेरे राइट्स कहाँ हैं, हम्म, मेरे मौलिक अधिकारों की तरफ में वो झपटता है कि हम्म, मेरे अधिकार है, मेरा हक है, हम्म, इसके हक हक हक, मेरा हम्म, अधिकार, उसकी तरफ में भागता है। हम्म, परंतु उसको ये नहीं पता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हम्म, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का अगला चैप्टर हम्म, आपके मौलिक कर्तव्यों को भी है। एक्सप्लेन करता है। आपको उसके अंदर मौलिक कर्तव्य भी है। हम्म, अधिकारों की तरफ में सब करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को कोई नहीं समझता कोई है। नहीं। यदि हम अपने कर्तव्यों को ठीक से करना सीख जाएं, हम्म, अपना जिस जिस पोजीशन पे आप हो, जैसे आप यूथ हो, स्टूडेंट हो, आप कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आप हम्म, किसान हो, हम्म, आप किसी भी जगह पॉलिटिशियन हो, हम्म, सभी लोग अपनी अपनी जगह पे अपने कर्तव्यों को ठीक करना शुरू कर दे, हम्म, तो देश में एकदम हम्म, आम, एकदम हम्म, तरह से वो प्रगति की एक तरह बाढ़ आ जाएगी। हम्म, देश 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत जल्दी बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। दूसरा, साइंटिफिक टेम्परामेंट। हम्म, हम लोगों के अंदर में जो वैज्ञानिक सोच होना बहुत जरूरी है। हम्म, वैज्ञानिक सोच डेवलप हो हम्म, तब जा कर के ले हो। वैज्ञानिक सोच जो है
वो होना बहुत जरूरी। आज अब देखो कि मनुष्य की जाति की जो हम्म मानव जाति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हम्म वो किसने, विज्ञान ने सॉल्व की है। हम्म वो जो पहले हैजा कॉलेरा की वजह से लोग मर जाते थे, हम्म पहले पानी कितने दूर से लोग लेके आते थे, अब हम्म पानी जो है आपके नलों के अंदर में आ रहा है। हम्म इंटरनेट आपने आपका जीवन को कितना आसान कर दिया है। हम्म आपकी जो हवाई जहाजें वगैरह, पानी की जहाजें वगैरह, जो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह है, कितना आसान हो गया है। पहले आप कहीं भी आ जा नहीं सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह घोड़ों के पीठ पे बैठ करके जाना पड़ता था, कई कई दिन लग जाते थे। और हम्म आज आप अब सुनीता विलियम 19 लाख किलोमीटर ऊपर बैठ करके 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे आ गई। हम्म 9 दिन के लिए गई थी और 9 महीने ऊपर रह करके आ गई, हम्म जहाँ ऑक्सीजन नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम्म तो वो जो दुनिया के अंदर में जो मानवता की सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, हम्म वो चाहे वो अन्न की कमी की प्रॉब्लम थी, या हम्म चाहे हमारे दूध की कमी थी, जो हम्म व्हाइट रेवोल्यूशन कह दो या ग्रीन जी, रेवोल्यूशन कह कर दो, दो। या पानी जो है घरों हम्म तक पहुंचना, या जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग कर दो, ये सब हम्म चीजें आप देख लो। हमारे जीवन को कारें, हवाई जहाजें, ट्रेन वगैरह, ये सब किसी विज्ञान की तो देन है ना। हम्म तो ये सॉल्यूशन किसने दिया है, विज्ञान ने दिया है। विज्ञान दे। तो हमको पाखंड से दूर रह करके अपने यूथ को विज्ञान की तरफ मोड़ना चाहिए। हम्म विज्ञान की तरफ मुड़ोगे तभी हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। हम्म पर अनफॉर्चुनेटली आज भी लोग पाखंड की तरफ जाते हैं। इन पाखंडी बाबाओं की वजह से पता नहीं कितने सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है हम्म और लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। हम्म तो वैज्ञानिक सोच और राष्ट्रीयता के लिए काम करना, ये हम्म। सबसे बड़ा फर्ज है हमारा। आखिरी मेरा सवाल यह है कि आप जिस स्तर से सामाजिक बदलाव के लिए कार्य कर रहे हैं, आपकी अगली योजना क्या है? अगला लक्ष्य क्या है? आप किस हद तक सामाजिक परिवर्तन को देखना चाहते हैं जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं? लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, रक्तदान शिविर लगवा रहे हैं, तब सामाजिक बदलाव का किस स्तर तक देखना चाहते हैं? देखो, मैं मैं अभी रिटायर हो गया हूँ आर्मी से, हम्म और अभी मैं राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अंदर में डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड सेक्रेटरी हूँ मैं, हम्म फड़ौदी और जोधपुर की शेरगढ़ में। अब मेरी जो ड्यूटी है हम्म वो सोल्जर्स के वेलफेयर को देखने की, हम्म उसके इन एडिशन टू दैट जो भी मेरे को समय मिलता है हम्म उसके अंदर में मैं गांव के अंदर में पर्यावरण के लिए, हम्म वैज्ञानिक सोच के लिए, हम्म एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, हम्म विमेन एजुकेशन के लिए, हम्म स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, हम्म गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हम्म लिए, एक लोगों के अंदर में समझ डेवलप हो। हम्म और जब समझ डेवलप होगी तो इस प्रकार के लोग सोसाइटी से ऊंचे पदों पे जाएंगे। रूरल डेवलपमेंट के बिना देश का विकास नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। भारत के विकास का रास्ता गांव गांव की गलियों से, खेत के खलिहान से होकर के गुजरना गुजर पड़ेगा, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने कहा था। और वो बात अभी भी सत्य है। हम्म 70% पॉपुलेशन जब तक वो अनभिज्ञ रहेगी, हम्म उनका विकास नहीं होगा, वो विकास के अंदर में पूरी भागीदारी नहीं निभा पाएंगे, हम्म आज के ज़माने के मुताबिक उनकी टेक्निकल एजुकेशन नहीं होगी, हम्म लड़कियां नहीं पढ़ाएंगे, विमेन हम्म एजुकेशन को विमेन की तरफ में पार्शलिटी होगी कि लड़के को पढ़ा दो लड़की को नहीं पढ़ाओ। हम्म तो वो सब चीज़ें जो है मैं चाहता हूँ कि ख़त्म हो, हम्म लोगों के अंदर में अच्छी सोच डेवलप हो, हम्म और लोग वैज्ञानिक तरीके से सोचना शुरू करें, हम्म और भारत के गांव का विकास हो। तो मैं मरते दम तक उसी फील्ड के अंदर में काम करते रहना चाहता हूँ हम्म कि इन सब चीज़ों को हम आगे डेवलप करें, और लोगों के अंदर में एक तरह से अच्छा सामंजस्य स्थापित हो। हम्म कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेस के ऊपर में जो विसंगतियां पैदा हो जाती है हम्म वो नहीं होने चाहिए। हम्म लोगों के अंदर में सद्भाव से रहना सीखना चाहिए, अपने पड़ोसी को सम्मान करना सीखना चाहिए। हम्म यदि हम सोसाइटी के अंदर में जो प्रॉब्लम्स है हम्म और उसको प्रॉब्लम्स को ऐसे ही बढ़ने देंगे, और ये जो जाति और धर्म के नाम के ऊपर में अननेसेसरी लोग जो बवाल खड़ा कर देते हैं, इसको नहीं रोकेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेगी हम्म कि हमारे पूर्वज कैसे लोग थे, कि यहाँ पे कितना एनवायरनमेंट खराब कर रखा खराब। है, कितना इनसिक्योरिटी फील होती है हम्म किसी दूसरे के घर में जाने के, कि कहीं वो दूसरा हमको मार तो नहीं देगा। हम्म
तो हमारी जो यंग जनरेशन जो अच्छी पढ़ी लिखी होगी वो यहाँ इस एनवायरनमेंट में रहना पसंद नहीं करेगी। हम्म, वो कहेगी यार जहाँ ठीक मिले, यूरोप में ठीक मिले, अमेरिका में ठीक मिले, ऑस्ट्रेलिया में ठीक मिले, वहाँ मौका मिलेंगे तो वहाँ सेट हो जाएंगे, इस हम्म, प्रकार के गंदे एनवायरनमेंट में हमने क्यों रहना है। तो हम इस एनवायरनमेंट को खराब नहीं होना देना चाहते हैं। मैं इसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ कि सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मानें कि हम्म, हर एक आदमी एक जैसा नहीं हो सकता है। हम्म, तो आप आपको आपकी तरह सोचने का अधिकार है, तो अगले को भी अपनी तरीके से सोचने का अधिकार है। दोनों के सोच को सम्मान करने का हमको एक हमारे अंदर में सोच डेवलप होनी चाहिए कि भाई मैं हूँ, अगला आदमी है, उसको अपने हिसाब से सोचना है, अपने को हिसाब से अपने सोचना है। हिसाब से दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करेंगे तभी हम शांति से रह रह पाएंगे। पाए। हम अपने विचार दूसरों के ऊपर में थोप नहीं सकते, हम अपनी आइडियोलॉजी किसी के ऊपर में थोप नहीं सकते, परंतु इसके साथ साथ ये भी है कि हम दूसरे की आइडियोलॉजी को हम डिसरेस्पेक्ट भी नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो हम सम्मान करेंगे तो हम सभी बहुत शांति से पीसफुली रह पाएंगे। ये मेरे विचार। थैंक यू सर, हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम्म, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और उम्मीद है कि इससे एक बेहतर मैसेज मैं समाज में हम्म। विस्तार करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।